हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आज की हमारी ये जो लाइव वीडियो है ना, ये सेकंड लाइव वीडियो है एंड इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के एग्जाम से पहले बस इतना पढ़ लीजिए। मतलब क्या है इस चीज़ का कि मतलब अगर आपके एग्जामिनेशन आ चुके हैं, आपको पूरा सिलेबस उठा करके पढ़ने का टाइम नहीं है, तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया और इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं एंड आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस इतना अगर आपने पढ़ लिया तो बीए फर्स्ट ईयर के होम साइंस का गृह विज्ञान के सेकंड सेमेस्टर का एक तरीके का पूरा मॉडल पेपर कि ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ऐसे आपको एग्जाम में इसका आंसर देना पड़ेगा। देखो, अगर आपके ऑप्शनल पूछे जाते हैं तो उसके लिए मैंने अलग ही वीडियो बना दिया है। होम साइंस का भी ऑलरेडी बन चुका है, पॉलिटिकल साइंस का भी मैं बना चुका हूं। और अगर आपका थ्योरी वाला पेपर आ रहा है जो कि नया जो 2020 के अकॉर्डिंग नया शिक्षा मॉडल आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें हैं, तो जल्दी से आप फटाफट करके आप लोग जुड़ जाइए पहले, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी इस पर जो आपके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो सारे कुछ प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिल जाएगा, तो आपको चैनल पे विजिट करना है एंड इफ़ यू थिंक इट इज़ अवेलेबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने गलती से इसको सोशियोलॉजी लिख दिया था लिखते समय, बट ये क्या है आपका होम साइंस है, तो सोशियोलॉजी को हटाते हैं। होम साइंस का ये आपका मॉडल पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का बीए फर्स्ट ईयर का। ओके, तो आपको पता ही है कि अगर आपका लिखित पेपर हो रहा है तो उसमें आपके 3 खंड होते हैं। आप उस खंड को आ बा सा कह लीजिए या फिर का खा गा कह लीजिए या फिर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, कुछ भी चीज़ें मतलब आप उसको कह सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बट हमने इसको थोड़ा सा खंड का खा गा में करके विभाजित किया हुआ है। तो खंड का जो आपका होगा, पहला खंड होगा सेक्शन ए जो आपका होगा ना क्वेश्चन पेपर का, इसमें आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है कि 10 क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो होम साइंस का आपका पूरा जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है उससे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। जो आपसे पूछा कोई भी क्वेश्चन करने वाला आपसे पूछ सकता है, तो उस चीज के बारे में हमने यहाँ पर बात किया हुआ है कि वो 10 क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। एंड जो आपका सेक्शन ए होता है ना, पहला खंड होता है, उसमें आपसे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो 50 वर्ड्स का होगा। 10 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो 50 वर्ड में लिखने होते हैं। अगर आप 5 क्वेश्चन किसी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं वो 200 वर्ड्स में लिखने होते हैं। ओके, तो हम 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें बता रहे हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहां पर क्वेश्चन दिख रहा है पहला कि वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र के बारे में बताओ कि वस्त्र विज्ञान का आखिर क्षेत्र क्या है। तो देखो, अगर हम वस्त्र विज्ञान के बारे में बात करें तो वस्त्र विज्ञान का जो क्षेत्र है ना, वो केवल रेशों से वस्त्र निर्माण तक ही सीमित नहीं है कि रेशों से रेशे आगे रेशों के तंतु हैं उससे हम वस्त्र निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि जो है विभिन्न रेशों की विशेषताएं, उनसे बने वस्त्रों की क्या उपयोगिता है, उन पर की जाने वाली परिसज्जा क्या है, धुलाई की प्रक्रिया क्या है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वस्त्र विज्ञान से रिलेट करती हैं और वस्त्र विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। अतः जो हमारा वस्त्र विज्ञान है वो हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। वस्त्र विज्ञान का अध्ययन हमें वस्त्रों को खरीदने में, प्रयोग करने में, रख रखाव करने में, उचित वस्त्र की पहचान करने में, नकली वस्त्रों से बचने में, कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में वस्त्र विज्ञान हमें क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अतः वस्त्र विज्ञान का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और अगर हम वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये काफ़ी अत्यंत बहुत ज़्यादा जो है विस्तृत क्षेत्र है। इसमें आपको जो है वस्त्रोपयोगी रेशों का अध्ययन करना होगा कि वस्त्र के लिए कौन से रेशे उपयोगी, क्योंकि सभी जो जितने भी रेशे इस दुनिया में मिल रहे हैं सभी से वस्त्र नहीं बनाए जा सकते। वस्त्रों को बनाने के लिए कुछ स्पेशल रेशों की आवश्यकता होती है, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा कि हाँ ये रेशे हैं जो वस्त्रों को जो है बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। दूसरी चीज़ है कि वस्त्र निर्माण की जानकारी होनी चाहिए कि रेशे एकत्रित करके उनकी कताई कैसे करनी है, धागे कैसे बनाने, फिर इनसे वस्त्रों का निर्माण कैसे करना है, उस प्रक्रिया के बारे में पता होना भी एक तरीके का क्षेत्र है आपका वस्त्र विज्ञान का। तीसरी चीज जो है वस्त्र को पर की जाने वाली परिसज्जा है, यानी कि वस्त्र देखो एक बार बन करके आ जाता है, उसके बाद उसकी डाइंग होती है, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से सुखाया जाता है, फिर उस पर कुछ परिसज्जा किया जाता है, उस पर कुछ चीज़ें मतलब एड ऑन किया जाता है जिससे कि वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग सके, अच्छा दिखाई दे सके, तो परिसज्जा भी की जाती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये सारे क्षेत्र मिलकर के वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो शॉर्ट में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये कह रहा है आपसे कि कपास के तंतु की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं का वर्णन करो। कि कपास का तंतु मीन्स क्या होता है, रेशा। तो कपास के तंतु का, कपास के रेशे का जो है रासायनिक, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के बारे में आपको बात करनी है। तो देखो, अगर हम बात करें कपास के बारे में तो कपास का जो उत्पादन है,
अगर हम इसके बारे में बात करें, कपास का उत्पादन जो है ये संसार के जो है नम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये पौधा, कपास का पौधा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राजील, पेरू, रूस, चाइना, मिस्र आदि देशों में ज्यादा पाया जाता है। अमेरिका, ब्राजील और रूस कपास उत्पन्न करने वाले देशों की प्रथम श्रेणी में आते हैं और संसार में भारतवर्ष का कपास उत्पन्न करने वाले देशों में सेकंड स्थान है। लेकिन भारत में उत्पन्न कपास के तंतु जो है वो उत्तम श्रेणी के नहीं माने जाते हैं। मिस्र में तीसरे दर्जे की कपास उत्पन्न होती है जिसमें तंतु उत्तम प्रकार के होते हैं क्योंकि उसमें उत्तम और ऐंठन सूत तैयार किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आती हैं। अब अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की कि इसकी भौतिक और रासायनिक विशेषताएं क्या है, तो रुई के रेशे का मुख्य भाग जो होता है वो सेल्यूलोज से निर्मित होता है और इसमें 90% जो सेल्यूलोज है उसके अतिरिक्त 5 से 8% तक जल का अंश होता है और शेष जो होता है वो प्राकृतिक अशुद्धियां पाई जाती हैं। इसमें ऊपरी सतह पर जो होता है कपास में, इसमें प्राकृतिक मोम का जो है रक्षात्मक कोटिंग होता है जो इसे आपस में जो है सटने में सहायता प्रदान करता है। कपास की अगर विशेषताओं के बारे में बात किया जाए तो इसको हम जो है अलग अलग तरीके से जो है विश्लेषित कर सकते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात किया, जो विशेषताएं वो कहीं ना कहीं कपास की विशेषताएं हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या उसकी कौन सा क्षेत्र चाहिए उसको, तो थोड़ा सा नमी वाला क्षेत्र चाहिए कपास के उत्पादन के लिए। ओके, अब बात करें अगला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन कि बुनाई पर संक्षिप्त परिचय लिखो। कि बुनाई जो होता है कपड़े को एक बार बनाने के बाद कपड़े का क्या होता है, बुनाई किया जाता है। तो बुनाई के लिए कौन सी चीजें आवश्यक है, कपड़े की बुनाई पर संक्षिप्त आपको वर्णन कर देना है। तो देखो, अगर हम बात करें अधिकांश वस्त्रों का जो निर्माण होता है वो बुनाई विधि से ही होता है। मतलब जितने भी आप देखोगे अधिकांश जो कपड़े होते हैं वो बुनाई के विधि से ही बनाए जाते हैं। इसमें वस्त्र निर्माण के लिए दोनों ओर धागे लगते हैं। एक होता है अनुदैर्ध्य धागा, मतलब जो आपका जैसे आप एक बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल धागा लगता है, तो इस तरह का धागा लगता है। तो इस तरीके से भी ऐसे धागे होते हैं, ऐसे ऐसे भी धागे होते हैं। तो एक वह जो है कपड़े का निर्माण हो सकता है। तो कुछ अनुदैर्ध्य होते हैं जो रैप होते हैं और जो क्षैतिजीय होते हैं धागे, इन्हीं दोनों से बनाया जाता है और दोनों ओर इसी धागे में आपस में फंसाने की जो क्रिया होती है, फंसा करके ही क्या बनाया जाता है, वस्त्र का निर्माण किया जाता है। अब वस्त्र निर्माण में करघे का उपयोग किया जाता है। करघा चाहे विद्युत से चलने वाला हो या हाथ से चलने वाला हो, इसमें जो है जो मुख्य अंश होते हैं, जो मुख्य चीज़ें होती हैं, मुख्य पार्ट होते हैं करघे का, वो जो है सेम सेम होते हैं। जैसे कि आपका वार्प बेलन हो गया, दूसरी चीज़ हो गई हार्नेस हो गया, तीसरा शटल हो गया और चौथा जो है चीज़ हो गया कंघी। तो इस तरीके के इन 4 चीज़ों का यूज करके एक करघे का निर्माण होता है। और बुनाई करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है क्योंकि बुनाई एक कपड़े का हो रहा है तो उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है। जैसे कि जब ताने के तारों में से शटल निकलती है तो हार्नेस की सहायता से ताने के कुछ तार ऊपर उठा करके रिक्त स्थान बना देते हैं जिससे कि वो चीज़ें निकल सकें। दूसरी चीज़ कि शटल जो है वो रिक्त स्थान से आगे पीछे जाते समय ताने के तारों के बारे में तार को जो है बाने के तार को फेंकती है और ये प्रक्रिया को हम पिकिंग कहते हैं। तीसरी चीज है आपका जो कंघी जो रीड होती है उसकी सहायता से बाने का तार जो है वो पीछे को धकेल दिया जाता है और पूर्व के भरे हुए बाने के तारों से उसे दबा दिया जाता है। नेक्स्ट चीज है आपका जैसे जैसे बुनाई की प्रक्रिया होती रहती है वैसे वैसे ताने के तार को ताने की बीम पर से ढील कर दिया जाता है तथा बुने हुए वस्त्र को करघे के सामने लगे हुए बीम पर क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है। और ये प्रक्रिया उस समय तक चलती है जब तक कि कपड़ा जो है वांछित लंबाई को प्राप्त नहीं हो जाता है कि जितनी लंबाई हमको चाहिए उतना हो गया, फिर उसको कट कर दिया जाता है, फिर से वो चीज़ वो प्रोसेस जो है फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से बुनाई की प्रक्रिया चलती रहती है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहा है। क्या कह रहा है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आप कि सिलाई मशीन में जो है मुख्यतः कौन कौन से टाके लगाए जाते हैं। जैसे कि एक सिलाई मशीन है उसमें जो है मुख्य रूप से टाकों का यूज किया जाता है। जब सिलाई मशीन लगाए जाते हैं तो कुछ टाके होते हैं, वो अलग अलग टाइप के टाके का यूज किया जाता है। तो मुख्य रूप से कौन कौन से टाके लगाए जाते हैं, तो देखो सिलाई मशीन में विभिन्न मशीनों के टाके का यूज किया जाता है। इसमें कुछ 4 टाके अनिवार्य रूप से होते हैं जिसके बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिलाई मशीन के अगर मुख्य टाकों की बात किया जाए तो वो उसमें आता है आपका सादा टाका, कुछ जो है जैसे पीको हाथ की अपेक्षा मशीन पर जल्दी हो जाता है।
जो है मतलब अगर सादा टाके के बारे में बात किया जाए तो इसमें कपड़े को मशीन में लगा करके उस पर समान दूरी पर बराबर बराबर के जो टाके लगते चले जाते हैं, तो एक तरीके से आप रखा और आपने सिलते हुए चले गए, तो वो कहलाता है आपका सादा टाका। कपड़े पर अधिक खिंचाव या ढीलापन देने से टाकों में अंतर आ जाता है। अतः मशीन पर कपड़े में अधिक खिंचाव के साथ साथ ढीलापन भी नहीं देना चाहिए, जो है ढीलापन नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ के धागे एक से होने चाहिए जिससे कि सिलाई क्या हो, सुंदर दिखाई दे। तो ये होती है सादा सिलाई। दूसरा होता है पीको। पीको जो है वो कहीं कहीं हाथ से भी किया जाता है और मशीनों से भी किया जाता है, लेकिन पीको हाथ की अपेक्षा जब मशीन से करते हैं तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि मशीन से कोई भी चीज़ जल्दी हो जाएगी। अधिकतर साड़ियां व दुपट्टों के किनारों पर क्या होता है, पीको किया जाता है। इसके करने से किनारे सुंदर और सुरक्षित हो जाते हैं। अगर किनारे तिरछे या टेढ़े मेढ़े हैं तो उन्हें कैंची से काट करके सीधा कर लेना चाहिए। पीको के लिए कढ़ाई की सुई जो है वो मशीन में लगा करके दुपट्टे या साड़ी के किनारों को मोड़ करके मशीन में लगाते हैं और मशीन को चलाते हैं। मुड़े हुए किनारों पर धागों से क्रॉस डिजाइन बनता है और इसी को हम कहते हैं पीको। तो पहला हो गया सादा टाका, दूसरा पीको हो गया, तीसरा हो गया डिजाइनर टाका। वस्त्रों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए डिजाइनर टाकों का उपयोग किया जाता है और कुछ डिजाइनर टाके जो मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं वो है आपका जैसे कि रनिंग जो है स्टिच हो गया। इस प्रकार के टाके कुछ कुछ समान दूरी पर आते हैं और ये टाके बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। कम या सादा कढ़ाई के लिए इस प्रकार के टाके ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं, कुछ बड़े टाके हो गया जैसे। दूसरी चीज़ आती है आपका बैक स्टिच। इसमें क्या होता है कि टाके बिल्कुल पास पास आते हैं, टाकों के बीच में बिल्कुल जगह नहीं होती है। ये टाके भरवा कढ़ाई के लिए जो है उपयोग किया जाता है। जब भरवा कढ़ाई का यूज किया जाता है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है तथा ये सुंदर भी लगते हैं। डायगोनल रेंड बैंड मतलब इस प्रकार के टाके जो होते हैं वो नीचे दाहिनी के ओर के से बाएं की ओर तिरछे रूप में बढ़ते चले जाते हैं, इस तरीके से चलता जाता है। अगला एक टाइप होता है टाके का, वो होता है आपका जिगजैग टाका। इसको बड़े भागों को भरने के लिए किया जाता है, जिसपे लहर की नाप जो होता है अलग अलग होता है, रंग अलग अलग होते हैं। तो मतलब एक जिगजैग आपने लाइन सुनी होगी ना, एक सीधी लाइन होती है, एक होती है जिगजैग लाइन, मतलब टेढ़ा 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 ऐसा होता हुआ जाए, उसको कहेंगे जिगजैग लाइन। उसके बाद एक होता है टाका जिसको हम कहते हैं रफू करना। रफू क्या होता है, जब कपड़ा फट जाता है, आपने देखा होगा कपड़े फट जाते हैं, कपड़ों की मरम्मत किया जाता है, तो उसमें जो है धागे के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, रफू करके उसी प्रकार का जैसा कपड़ा होता है उसी रंग का जो है धागे से उसको भर दिया जाता है। इसमें वस्त्र को एक समान आधार पर रखे धागों से फटे हुए स्थान पर इस प्रकार जोड़ते हैं कि वस्त्र सिला हुआ या पहले की तरह ही दिखाई देने लगता है। डिजाइनर वस्त्र पर रफू आसानी से नहीं दिखाई देते हैं। मशीन की अपेक्षा हाथ की रफू ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन टाइम लेता है रफू। तो ये कुछ टाके हो गए मुख्य रूप से जो कि सिलाई मशीन से लगाए जाते हैं। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, आप देख पा रहे होंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि गृह प्रबंधन किसे कहते हैं, गृह प्रबंधन क्या होता है और इसे किस तरीके से हमारे लाइफ के लिए यूजफुल है, उसके बारे में आपको बात करना है। तो देखो, अगर हम गृह प्रबंधन, प्रबंधन मतलब क्या होता है, व्यवस्था, कि गृह व्यवस्था क्या होती है। तो देखो, गृह मतलब घर, घर ही एकमात्र वो जगह है जहां व्यक्ति अनौपचारिक शिक्षा सबसे आसानी तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से प्राप्त करता है। अर्थात बच्चा बोलना हो गया, आदतें सीखना हो गया, तौर तरीके सीखना हो गया, नए विचारों को सीखना हो गया, ये कहीं ना कहीं घर से ही सीखता है। और घर में प्रारंभिक जीवन के जो संस्कार व्यक्ति में पहुंचते हैं उन्हें जीवन भर वो बनाए रखता है। घर में ही व्यक्ति सहयोग की भावना हो गया, त्याग की भावना हो गया, सहनशीलता हो गया, ये सारे गुण वो अपने घर से ही सीखता है। अब गृह व्यवस्था एक ऐसा संयुक्त शब्द है जो गृह और व्यवस्था दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है। गृह को होम या मकान को एक अर्थ में लिया जा सकता है, लेकिन दोनों के ही अपने जो है पर्याप्त भिन्नताएं हैं। घर जिसको हम होम कहते हैं और मकान जिसको हम हाउस कहते हैं, इन दोनों में अपने आप में बहुत डिफरेंस है। जो है मकान जो है उससे अभिप्राय जो है उस आश्रय स्थल से है जो ईंट, गारे और पत्थर सीमेंट से बन जाए, वो कहलाता है आपका जो है कि हाँ ये हाउस है, मकान है। जबकि घर जो है वो एक भावात्मक शब्द है, यहां पर परिवार के सभी सदस्य मिल करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि मकान हाथों के द्वारा बनाया जाता है और घर दिल से बनाया जाता है। और प्रबंध का जो मतलब है कि प्रबंध क्या होता है, तो प्रबंध से अभिप्राय है विचार पूर्वक की गई एक व्यवस्था। अर्थात प्रबंध का अर्थ होता है काम करने की उन विधियां जिनके द्वारा हम प्रत्येक परिस्थिति में कुछ अच्छी चीजें सर्वोत्तम ढंग से प्रेजेंट कर सकें, जिससे कि अधिकांश लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो जरूरतें हैं, वो पूरी हो सकें। तो ये कहीं ना कहीं कहलाता है आपका प्रबंधन। तो इस तरीके से घर को एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना, जिससे कि सारी चीजें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आसानी से पूरी हो सकें, वो कहलाता है आपका गृह प्रबंधन। ओके, इस पर तमाम सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हुए हैं। इरीन ओपनहीम ने कहा हुआ है कि गृह व्यवस्था की जो जड़ होती है वो संस्कृति से जुड़ी हुई है।
एक जो समाज है वो कौन से कल्चर में रह रहा है, किस कल्चर में है, उसके अकॉर्डिंग उसका घर प्रबंधन होता है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में गृह उत्तरदायित्व की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं और स्वयं संस्कृति में भी पर्याप्त भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गृह प्रबंधन क्या है कि घर को एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना, जिससे कि सारी सुविधाएं जो भी चीज़ें हैं वो सभी तक रिक्वायरमेंट्स जो सबकी हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकें, उसी को हम कहेंगे क्या, गृह प्रबंधन। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि पारिवारिक साधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो जो पारिवारिक साधनों के उपयोग को है प्रभावित करते हैं। तो उसके बारे में समझते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो पारिवारिक साधन के उपभोग को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, पारिवारिक साधनों के उपभोग को प्रभावित करने वाले साधनों के अध्ययन को आधार मान करके हम ये कह सकते हैं कि साधनों की उपलब्धि नहीं बल्कि साधनों के उपयोग की तीव्रता और कुशलता ही किसी परिवार में सुख शांति का आधार बनता है। यानी कि आपके पास क्या चीज है ये मैटर नहीं करता है, वो चीज का आप कितना अच्छे तरीके से यूज करते हैं जिससे कि आपकी फैमिली, आपका परिवार सुख शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी कारण जो है समान साधन वाले होने पर भी परिवार के रहन सहन के स्तर में भिन्नता देखने को मिल जाती है। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कारक, जो साधन है वो उपभोग को प्रभावित करते हैं। जैसे उनमें कौन कौन से कारक आते हैं, उसमें पहला आता है आपका साधनों की प्राप्ति का ज्ञान। यानी कि समस्त मानवीय और भौतिक साधनों की उपलब्धि का ज्ञान होने पर ही कोई परिवार उसका उपभोग कर सकता है। सामान्यतः दैनिक जीवन में मनुष्य को अपने भौतिक साधनों का ही ज्ञान रहता है, किंतु भौतिक साधनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो महत्वपूर्ण साधन जो है मानवीय साधन है। जैसे सभी सदस्यों का टाइम हो गया, उनकी ऊर्जा हो गई, उनकी योग्यताएं हो गई, उनका ज्ञान हो गया, इन सभी के लाभ से पारिवारिक हित जो है, जो पारिवारिक हित है उसमें हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इनके वास्तविक रूप में लाभ के विषय में इन्हें हमें पता ही नहीं होता है। लक्ष्य प्राप्ति के सभी साधनों का जो है ज्ञान हमें अत्यंत आवश्यक होता है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं उनका हमें ज्ञान होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें बस चाहिए होती है कि हमको ये चीज़ चाहिए, हमको वो चीज़ चाहिए, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमको ये मिल जाता तो शायद हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाती। लेकिन हमें जो हमारी फैमिली मिली हुई है, हमारा परिवार, हमें उसका मूल्य नहीं है कि यहाँ पर जो लोग हैं कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को उनके होने की वजह से और बेहतर बना सकते हैं, या हमारा लाइफ बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। हमारा माइंडसेट, हमारी सोच, हमारा जो एक दूसरे से लगाव है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मायने रखता है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये चीज़ का पता होना काफ़ी आवश्यक है। दूसरी चीज़ है आपका पारिवारिक जीवन चक्र की व्यवस्था। एक परिवार अपने जीवन काल में अनेक अवस्थाओं और उप अवस्थाओं से गुजरता है तथा साधनों की मांग प्रत्येक अवस्था में अलग अलग होती है और साधनों के व्यवस्थापन में साधनों की तीव्रता भी महत्व रखती है, तो उसका ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है आपका साधनों के वैकल्पिक प्रयोगों का ज्ञान। यानी कि साधनों के प्रयोगों के संबंध में जब हम वैकल्पिक ज्ञान की बात करते हैं तो इससे पहले यह प्रश्न उठता है कि व्यक्ति विकल्पों के चयन में विषय कितना ज़रूरी होता है, कि मतलब कौन से टाइम पर कौन सी चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो मतलब कि जैसे चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, जैसे हमको कोई चीज़ चाहिए, कुछ अलग अलग सेगमेंट पर अलग अलग टाइम पर चीज़ों की आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं कि किस टाइम पर हमको कौन सी चीज़ चाहिए, दूसरे टाइम पर हमको कौन सी चीज़ हमारे लाइफ में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 7 नंबर का क्वेश्चन कि शक्ति का अर्थ और परिभाषा देखते हुए शक्ति प्रबंधन की प्रक्रिया का वर्णन करो कि शक्ति प्रबंधन की क्या प्रक्रिया है, इसको आप उदाहरण के साथ समझा सकते हो। तो देखो, शक्ति जो है, पावर जो है, वो घर प्रबंधन में एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है तथा इसका संबंध समय के साथ जोड़ा जाता है। व्यापक अर्थ में शक्ति को किसी कार्य हेतु जो है वांछित ऊर्जा के रूप में अपनाया जाता है और गृह प्रबंधन में शक्ति को प्रयत्न हेतु जो है यूज किया जाता है, प्रयत्न करके। और जो है लगभग सभी गृहणियों को अपनी शक्ति सीमा की जानकारी होती है और शक्ति की मात्रा प्रत्येक गृहणी में अलग अलग हो सकती है। इस पर कुछ विद्वानों ने अपनी राय रखी हुई है। इस पर राय रखते हुए गुडईयर और क्लोवर कहते हैं कि शक्ति एक निहित और आंतरिक बल है तथा कार्य करने की क्षमता है। ग्रास और कैंडिल कहते हैं कि शक्ति कैलोरी का व्यय है। स्टीडन और ब्रेटेन कहते हैं कि प्रयास शब्द शक्ति से ज्यादा व्यापक है। तो इस तरीके से विद्वानों ने अपनी अपनी राय रखी हुई है। अब शक्ति प्रबंधन की प्रक्रिया के बारे में बात किया जाए तो इसको कुछ मुख्य रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे कि शक्ति की योजना बनाना, कि शक्ति के उपयोग की योजना से कार्यों में लगने वाली शक्ति को मापा जा सकता है और कार्य का क्या थकान होगा उसकी मात्रा पर भी डिपेंड करता है। और इसके लिए कुछ चीज़ें आवश्यक है, जैसे कि गृहिणी को जो है विभिन्न कार्यों में व्यय होने वाली शक्ति की जानकारी होनी चाहिए कि मैं ये काम कर रही हूँ तो मेरा इतना शक्ति व्यय हो जाएगा, इतना मेरा जो है एनर्जी जाएगा, तो उसके लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए जिससे कि मैं वो एनर्जी फिर से प्राप्त कर सकूँ, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है।
दूसरी चीज हो सकती है कि यदि गृहिणी जो है गृह कार्यों में दक्ष है तो इससे शक्ति की बचत होती है कि आप एक्सपर्ट हैं तो कोई चीज बहुत आसानी से कर सकते हैं। तीसरी चीज हो गई कि गृह कार्यों में शक्ति के उपयोग की योजना बनाते समय गृहिणी को शक्ति की सीमा को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि शक्ति के उपयोग की योजना बनाते समय थकान को भी ध्यान में रखना चाहिए, मतलब कि एक तरीके से योजना बनाना चाहिए कि हमको कैसे शक्ति का यूज करना है। दूसरी चीज आती है शक्ति की योजना पर नियंत्रण करना, यानी कि गृहिणी जो है वो गृह कार्यों के प्रति अधिक अनुकूल दृष्टिकोण रख करके कार्य दशाओं को आकर्षक बना करके कार्यों के प्रति रुचि जागृत करके दैनिक क्रियाओं को दिन भर में समायोजन करके शक्ति का नियंत्रण कर सकती है कि कब मुझे कितना काम करना है, फिर कितना एनर्जी मुझे चाहिए, वो लेकर के आराम आराम से मतलब बांट करके मुझे दिन में इतने काम मेरे हैं, इतना काम मुझे करना है, अब मैं कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सी काम कर सकती हूँ, तो वो चीजों का जो है नियंत्रण करके भी शक्ति का बचत किया जा सकता है और शक्ति का अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज है आपका शरीर यांत्रिकी का प्रयोग करके, जैसे कि शरीर के भागों को प्रतिबद्ध करना हो गया, स्नायुत जो है उनको प्रभावी बना करके व्यवस्थित रूप से काम को करके शरीर और उठाई जाने वाली वस्तुओं का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है उसका ध्यान रख करके गति का लाभ लेकर के कई सारी मतलब यांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से भी उसको किया जा सकता है। शक्ति व्यवस्था का मूल्यांकन करके, जैसे कि जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हैं कि मैं दिन में कब थकान महसूस करती हूँ तो वो काम मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं उससे पहले मुझे काम करना है। जो है क्या मेरे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति जो है संदर्भ में शक्ति का सही उपयोग किया गया या नहीं किया गया, क्या मैं सुबह उठने पर तरोताजा अनुभव करती हूँ, मुझे किस प्रकार की थकान है, क्या मैं थकान मिटाने के लिए कुछ तरीके अपना सकती हूँ, क्या मैं विश्राम की अवधियों का उपयोग कर सकती हूँ, क्या ज़्यादा जो है तनाव मुक्त हो सकती हूँ, क्या थकान होने पर भी काम में लगी रहूँ, मतलब तमाम सारी चीज़ें हैं जो आप पूछ सकते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी शक्ति को नियंत्रित करने में और शक्ति का जो है एक बेहतरीन यूज करने में। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 8 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि वॉशिंग मशीन क्या है, इसके काम करने की प्रक्रिया और प्रकारों के बारे में बताओ कि वॉशिंग मशीन क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके टाइप्स क्या हैं। तो देखो वॉशिंग मशीन जो है ये घरेलू उपयोग के उपकरणों में आता है जिसका इस्तेमाल कपड़ों की धुलाई के लिए किया जाता है। आप सभी लोग जानते ही होंगे। कपड़ों की धुलाई हो जाने पर मशीन आपको संकेत देती है। इस प्रकार से आप एक ही समय में 2 काम कर सकते हैं। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ अपने कपड़ों को सुखा भी सकते हैं, जिससे कपड़ों को केवल 30 मिनट में ही की ज़रूरत होती है। इस तरह के इस्तेमाल करने से आपके टाइम की बचत होती है। अब वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, तो वॉशिंग मशीन में कई तरह के स्विच लगे होते हैं जिसकी मदद से इसको चलाया जाता है। सबसे पहले कपड़े धोने के लिए एक ड्रम में पानी डालना पड़ता है। इसके लिए हमें बिजली से चलने वाले और एक और खुलने वाले वाल्व के द्वारा जो है इनलाइन पाइप के द्वारा ड्रम में पानी भरा जाता है। जब ड्रम में पानी नीचे तक भर जाता है तो सेंसर उपकरण को पता चल जाता है कि हाँ जो है भर गया है पानी, और ये सेंसर उपकरण जो है इनलेट पाइप को नीचे कर देता है। वॉशिंग मशीन बिजली के से चलने वाला एक उपकरण है। इससे कपड़ों की धुलाई होती है। इससे हाथों का जो मेहनत होता है, हाथों से जो मेहनत किया जाता है उसमें कमी आती है, मतलब नहीं करना पड़ता है। इस उपकरण में साबुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें केवल डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है और कपड़ों में जिद्दी से जिद्दी जो गंदगी है उसको साफ कर देता है। तो इस तरीके से मतलब वॉशिंग मशीन जो है व्यस्त रहने वालों लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो यूज कर सकते हैं। जब भी आप कपड़ा धोते हैं तो वॉशिंग मशीन ड्रम में पानी भर के डिटर्जेंट डालना चाहिए और कपड़ों को डाल करके स्विच को चालू कर देना चाहिए। तो इस तरीके से जिससे बाकी काम स्वयं मशीन कर लेती है अपने आप में। वॉशिंग मशीन कपड़ों की धुलाई करते समय आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल करके अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। जब कपड़े धुल जाते हैं तो मशीन क्या करती है, अपने आप ही आपको संकेत दे देती है कि हाँ आपके कपड़े धुल चुके हैं। तो इस तरीके से मतलब एक प्रोसेस काम करता है वॉशिंग मशीन को चलाने में। अब इसका प्रकार के बारे में बात किया जाए तो एक होता है आपका सेमी ऑटोमेटिक मशीन। सेमी ऑटोमेटिक मशीन को हिंदी में जो कहते हैं अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन, मतलब कि पूरी तरीके से उस खुद नहीं चलती है, आपको अर्ध चलती है। इसके नाम से ही पता चलता है कि आधा काम करने वाली वॉशिंग मशीन है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जब मशीन में कपड़ा धुलते हैं तो उसकी धुलाई के बाद कपड़ों को सुखाने के लिए दूसरे टब में आपको अपने हाथ से निकाल करके डालना पड़ता है। कपड़ों को हाथ से निकाल करके सुखाने के लिए दूसरे टब में डालने के अलावा कपड़ों की धुलाई के बाद गंदा पानी हाथों से निकाल करके जो है निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से मतलब वो आधा काम मशीन करता है, आधा आपको करना पड़ता है। दूसरा होता है आपका फ्रेंच लोड वॉशिंग मशीन। फ्रेंच लोड वॉशिंग मशीन जो है वो कपड़ों की सफाई करने में कम पानी इस्तेमाल करती है, लेकिन यह पानी अधिकतम तापमान पर गर्म करके कपड़ों की सफाई करती है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि कम पानी का इस्तेमाल करती है। इससे कपड़ों की धुलाई के बाद कपड़ों को सुखाने के लिए
कम चक्र किए जाते हैं। इससे पानी जो है ज़्यादा बाहर नहीं निकल जाता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इससे मशीन जो है कम बिजली का इस्तेमाल भी करती है। तो इस तरीके से मतलब वॉशिंग मशीन के टाइप्स हो गए। एक होता है आपका जो है स्वचालित वॉशिंग मशीन, जिसमें आप कपड़े डाल देते हो, पानी डाल दिया आपने, सर्फ डाल दिया, और वो क्या होता है चलता रहता है और अपने आप ही जब जो कपड़ा की धुलाई हो जाती है तो दूसरे ड्रम में अपने आप चला जाता है, जहाँ पर सुखाई भी सूख भी जाता है। मतलब पूरी व्यवस्था क्या है, ऑटोमेटिक है, आपको कपड़े निकाल करके जो है प्रेस कर लेने हैं अपने। तो इस तरीके से चलता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 9th नंबर का क्वेश्चन। ये 9th नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो है ऊन प्राप्ति के विभिन्न साधनों के बारे में बताओ कि ऊन की प्राप्ति जो है हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ऊन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब सर्दियों के दिन आते हैं, तो इसमें यही चीज़ कहा गया है कि ऊन की प्राप्ति कैसे किया जा सकता है। ऊन को प्राप्त करने के लिए बताओ कि कैसे कैसे क्या चीज़ें ऊन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऊन को प्राप्त करने के अपने आप में बहुत सारे साधन हैं। जैसे कि ऊन की प्राप्ति के लिए जो है भेड़ों को से निकाला जाता है, जानवरों से निकाला जाता है, या फिर जो है ऊन की प्राप्ति के लिए तमाम सारे और भी जानवर है, जैसे ऊँट हो गया, खरगोश हो गया, हिरन, बकरी, मृग, लोमड़ी, इनका भी यूज किया जाता है। और कुछ विशिष्ट जात के पशुओं के बालों से भी ऊन बनाए जाते हैं। ये पशु जो है ठंडे प्रदेशों में अत्यधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो इनके जो बाल होते हैं उनको विशिष्ट हेयर फाइबर कहा जाता है और इसका यूज किया जाता है। इसी तरह से कई प्रकार के दुर्लभ जानवर हैं जिनके बालों से भी ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि आपका बिक्यूना हो गया, अंगोरा बकरी हो गई, कश्मीरी बकरी हो गई, ऊँट, अल्पाका, खरगोश, लामा। और इसके अलावा जो है जो आर्टिफिशियल ऊन बनाए जाते हैं, जो कि मतलब केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो भी ऊन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो ऊन की प्राप्ति के लिए या तो आप जानवरों से प्राप्त कर सकते हैं ऊन, या फिर आप दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप आर्टिफिशियल जो ऊन बनाए जाते हैं उससे प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की, जो है आपका कि बुनाई के विभिन्न चरणों का वर्णन करो। कि अगर जो है बुनाई करना है तो बुनाई करते समय कौन कौन से चरणों से गुजरा जाता है, उसके बारे में आपको बात करनी है। तो देखो जो है बुनाई के तमाम सारे चरण अलग अलग हैं। जैसे कि पहले नंबर पे आता है कि बुनाई में आपको शेडिंग करनी पड़ती है। शेडिंग अर्थात जो है बाने के धागों को ताने के बीच से निकालने के लिए तानों को जो है कुछ भाग को ऊपर उठाना, कुछ को नीचे दबाना, ताकि बीच में से ताना निकल सके। और जब तक करघे का आविष्कार नहीं हुआ था, इस क्रिया के लिए उंगलियों के क्रमानुसार धागा उठाया जाता था। अब करघे ने जो है करघे में हार्नेस होता है और हार्नेस के द्वारा शेडिंग की क्रिया होती है। और एक समय में 2 हार्नेस जो है प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें लगभग जो है अलग अलग ताने के धागे होते हैं, और एक हार्नेस के ऊपर उठने में शेड तैयार हो जाता है और बीच में ताने के धागे की शटल भी निकलती रहती है। तो पहला चीज होता है शेडिंग। दूसरी चीज आती है इसमें आपका पिकिंग। दूसरी चीज क्या आती है आपका पिकिंग। वस्त्र बुनाई के हार्नेस सब ऊपर उठ करके शेड तैयार करता है और बीच में शटल दाईं ओर से बाईं ओर और फिर बाईं ओर से दाईं ओर की ओर जाता है, और शटल के एक छोर से दूसरे छोर तक जो पहुंचने पर एक पीक पूरी होती है। कि मतलब एक साइड से मतलब चला शटल और ये दूसरा साइड है, यहां से यहां गया और बीच में ये जो है ऊपर नीचे होता है, जैसे बुनाई होती है, तो फिर यहां से यहां गया, तो एक चलने पर इसको क्या कहते हैं कि एक पिक पूरी हो गई है। ओके, शटल के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने को पिक कहते हैं। और जब शटल एक छोर पर पहुंच जाता है तब दूसरा हार्नेस उठता है और पहला नीचे गिर जाता है, पुनः एक सेट दूसरा तैयार हो जाता है। शटल बीच से निकल करके दूसरे छोर पर पहुंच जाता है और दूसरी उसको कहते हैं कि दूसरी पिक हो गया। ओके, मतलब एक बार गया तो एक पिक हो गया, फिर जो ऊपर था वो नीचे हो जाता है, जो नीचे था वो ऊपर हो जाता है, फिर यहां से जाता है, दूसरी पिक पूरी हो जाती है। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज आती है इसमें आपका बेटनिंग। तीसरा चरण आता है बेटनिंग का। कंघी द्वारा प्रक्रिया की जाती है। कंघी जो है उसके द्वारा प्रक्रिया की जाती है और एक पिक पूरी होने पर कंघी के तारों में ताने के धागे फंसा करके हल्की ठुकाई की जाती है, ताकि ताने के धागे का जो भराव है वो घना हो जाए। और ठुकाई करते समय ध्यान रहे कि ना तो अधिक ठोका जाए और ना कम धोका जाए, जिससे कि दबाव की जो मात्रा है वो उचित हो सके। और चौथी चीज होती है लपेटना या छोड़ना। चौथी प्रक्रिया होती है लपेटना और छोड़ना, यानी कि ये दोनों क्रियाएं एक साथ ही की जाती हैं। पेकिंग और बेंटिंग के बाद ताने का बेलन थोड़ा सा घूम करके ताने के धागे को ढील छोड़ता है और क्लैप बीम जो है वो तैयार कपड़ा लपेटता है। और ये दोनों क्रियाएं सावधानी पूर्वक एक दूसरे के साथ इस प्रकार होती है कि ताने के धागे का जो कसाव है वो उसी रूप में बना रहे, ताने का जो धागे का कसाव है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद जब ये चीजें तैयार हो जाती हैं तो कुछ डिजाइनर पेपर का यूज किया जाता है। जैसे कि यह जो है ये जो है चरखानेदार
पेपर होता है, यानी कि ग्राफ पेपर के समान एक पेपर होता है जो दो खड़ी रेखाओं के बीच के भाग जो है ताने का धागा और आड़ी रेखा के बीच के भाग में जाता है, जहां यक्स निशान का प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है कि ताने का धागा बाने के धागे के ऊपर है, जहां खाली जगह है वहां बाने का धागा जो है वो ताने के धागे के ऊपर होता है। तो बुनाइयां बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक होती है साधारण बुनाई, दूसरा होता है फैंसी बुनाई। साधारण बुनाई में तीन प्रकार की बुनाइयां होती हैं, जैसे कि सादी बुनाई हो गया, ट्विल बुनाई हो गया और स्टार्टिंग बुनाई हो गया। तो इस तरीके से बुनाई इन चरणों से होकर के गुजरती है। तो ये था हमारा जो है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपसे मैक्सिमम टाइम पर इन 10 क्वेश्चन में से आपका बाहर नहीं आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस थे, इन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। एंड इसके बाद हमारे पास आएगा दूसरा खंड जो आएगा सेक्शन नंबर खा, जिसमें आपसे जो है एक तरीके का आप कह सकते हैं कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो 500 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर 200 में पूछ लेता है। जहां पर 50 वर्ड्स में पूछा जाएगा वहां 200 में पूछा जाएगा। तो 500 वर्ड्स में एक तरीके का लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा, जिसमें हमने आपके पूरे सिलेबस से टॉप 5 क्वेश्चन जो रिपीटेडली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे क्या है, इनकी विवेचना करो कि आखिर ये रेशे क्या है, प्राकृतिक रेशा क्या होता है, कृत्रिम रेशा क्या होता है, मतलब डिटेल में इस चीज के बारे में हमें बात करनी है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला टॉपिक आपको यहां पर दिख रहा है कि प्राकृतिक रेशा। अब प्राकृतिक रेशों से हमारा आशय, हमारा मतलब जो है ऐसे रेशों से है जिनकी जो मूल उत्पत्ति होती है या तो पौधों से हो रही हो या जीवों से हो रहा हो या फिर भूवैज्ञानिक तरीकों से यानी कि खनन से या अलग अलग तरीके से मतलब हो रहा हो, जो कि मतलब कहीं ना कहीं जिसका लिंक डायरेक्टली जो है प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसे रेशों को कहते हैं हम प्राकृतिक रेशे। इनका प्रयोग जो है रस्सियों, कागज, नमदों और अन्य चीजों के उत्पादन में होता है। प्राकृतिक रेशों में जो है आपका कपास आ जाता है, ऊन आ जाता है, जूट आ जाता है, सन आ जाता है, रेशम आ जाता है, लिनन आ जाता है। ये सारी चीजें प्राकृतिक रेशों में सम्मिलित होती हैं। अब सभी प्रकार के जो वस्त्र और कपड़े के रेशे से ही बनाए जाते हैं। आपको पता है जितने भी कपड़े बनाए जाते हैं, वस्त्र है, ये आपके रेशे से बनते हैं। तो रेशे दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने बात किया प्राकृतिक रेशे और दूसरा हो गया आपका कृत्रिम रेशे। तो जो प्राकृतिक रेशे हैं वो उसमें मुख्य रूप से हमने बात किया है किन किन चीजों का, कपास का। तो कपास क्या होता है, तो कपास जो है प्राकृतिक रेशों में कपास का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। मतलब प्राकृतिक रेशे अगर जिस चीज से प्राप्त होते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं किससे, कपास से। कपास से निर्मित जो वस्त्र होते हैं उनको हम सूती वस्त्र कहलाते हैं। सूती वस्त्र आपको पता है ना कि सूती वस्त्र आप बोलते हो कि मुझे सूती वस्त्र चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं कपास से जो है बनाए जाते हैं। कपास के पौधे के फल से रुई को हाथों से अच्छी तरीके से साफ कर चरखे की सहायता से उसे महीन धागे तैयार किया जाता है और इससे बनता है रेशे और रेशे से बनता है हमारे कपड़े। दूसरी चीज आती है आपका प्राकृतिक रेशों में, वो आता है रेशम। कपास की तरह ही रेशम भी एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा होता है। इसे शहतूत के पेड़ों पर पाले जाने वाले कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। जो है यह जो कीड़ा होता है वो शहतूत की पेड़ की जो पत्तियां हैं उनको खाता है और रेशम को लार के रूप में निकाल करके कोकून का निर्माण करता है, जो हवा के संपर्क में आने से सूख जाता है और अंडे नुमा कोकून के चारों ओर क्या होता है, लिपट जाता है और उससे उसको निकाल करके फिर उससे रेशे बनाए जाते हैं और उससे कपड़े बनते हैं। तीसरा आता है प्राकृतिक रेशों में लिनन का नाम। लिनन भी रेशम की तरह ही एक प्राकृतिक रेशा है। इससे फ्लैक्स नाम का एक पौधा होता है, फ्लैक्स नाम का, उस फ्लैक्स नाम के पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है। और लिनन का रेशा जो है वो रेशम की तरह जो है चिकना, प्रचलन और तेजी से बढ़ा है। लिनन से बने कपड़े सूती वस्त्रों से अपेक्षाकृत महंगे और रेशम से सस्ते होते हैं। ऊन जो है भी एक प्राकृतिक रेशा है। ऊन जो मुख्यतः भेड़, ऊंट, पाक और जो है खरगोश के बालों से बनाए जाते हैं। ऊन में पाए जाने वाले प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो प्रोटीन की होती है। उन सभी रेशों में उष्मा की सबसे अधिक कुचालक होने के कारण सर्दी में इस जो पहने जाने वाले वस्त्र बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं ऊनों से ही बनाए जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं। तो पहला तो हमने जो प्राकृतिक रेशों की बात किया, प्राकृतिक में आपका कपास, रेशम, लिनन और ऊन के बारे में बात किया। अब बात करते हैं हम कृत्रिम रेशे, जो दूसरे टाइप का रेशा है, कृत्रिम रेशा। ये कृत्रिम रेशा क्या है, तो प्रयोगशाला में तमाम सारे जो रासायनिक केमिकल्स हैं उनसे जो बनाए जाते हैं रेशे उनको कृत्रिम या मृत मानवकृत रेशे कहते हैं। कृत्रिम रेशों में आपका नाम आता है नायलॉन का, डेक्रोन का, ओरलोन का, विस्कास का, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। मानव निर्मित पहला रेशा 1894 में विस्कास बनाया गया था। रेयन और विस्कोस लकड़ी से प्राप्त सेल्यूलोज से इसको बनाया गया था। अगर हम बात करें कृत्रिम रेशों की विशेषताएं, तो कृत्रिम रेशे जो है वो अधिक टिकाऊ, कीटाणुओं से सुरक्षित और भार में बेहद कम होते हैं।
इन कपड़ों पर सलवटें भी बहुत कम पड़ने के कारण प्रेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखेंगे जो आपके जो कपड़े होते हैं ऐसे जो नायलॉन के होते हैं या फिर डेक्रोन के होते हैं, वो कपड़े ऐसे होते हैं उनको प्रेस भी नहीं करेंगे ना आप तो भी चल जाता है। इसके अलावा इनकी धुलाई भी आसानी होती है, बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। कृत्रिम रेशों का निर्माण जो है मुख्यतः जो है पेट्रोलियम आधारित रसायनों यानी कि जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं उसी से होता है। और वर्तमान में जो प्रयुक्त किया जा रहा है कृत्रिम रेशों में पॉलिस्टर और जो है एक्रिलिन, पोलियोलिन, इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है और सबसे ज़्यादा पॉलिस्टर वाले कपड़े का प्रयोग किया जाता है जो मानवकृत रेशे होते हैं। तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलिस्टर वालों का। दूसरा बात करते हैं, जब हमने पॉलिस्टर की बात कर ही लिया है तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आखिर ये पॉलिस्टर होता क्या है। क्या बात करेंगे कि ये जो पॉलिस्टर होता है, ये जो कपड़े होते हैं पॉलिस्टर के धागे, वो धागे कैसे होते हैं उन पर हम टिप्पणी करने वाले हैं कि पॉलिस्टर धागे कैसे होते हैं। तो अगर हम बात करें पॉलिस्टर धागों की, तो ये जो होता है पॉलिस्टर की नायलॉन निर्माण प्रक्रिया में डॉक्टर जो है कोरेथर्स ने जो है पॉलीमराइजेशन के बृहद प्रयोगों का परिणाम ही पॉलिस्टर है। नायलॉन बनाने के लिए प्रक्रिया में डॉक्टर कोरेवर्थ ने जो है इस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पॉलीमराइजेशन का यूज कर दिया था और इससे जो है पॉलिस्टर नाम का एक नया रेशा बन गया। अब पॉलिस्टर रेशे जो होते हैं वो लंबी कड़ी वाले पॉलीमर होते हैं जिनका निर्माण जो है पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, हवा और पानी से किया जाता है। डॉक्टर कोरेवर्थ से प्राप्त जानकारियों के आधार पर 1939 से 41 तक जो है केली प्रिंट एसोसिएशन की प्रयोगशाला में जेडी बिक्सन, डब्ल्यू के वर्थविल्स, जे आर विनफील्ड और सी जी रिची, इनके प्रयासों से जो है पॉलिस्टर नाम का जो ये रेशा है ये तैयार हुआ और इस रेशों को ब्रिटेन में जो है टेरालीन का नाम दिया गया। और बाद में 1951 में जब कंपनी ने पॉलिस्टर रेशे का व्यावसायिक जो रूप से निर्माण करना शुरू किया तो इसको डॉक्रॉन भी कहा जाने लगा। अगर हम बात करें पॉलिस्टर रेशों की विशेषताओं के बारे में कि पॉलिस्टर धागों की विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी रचना की। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर नायलॉन के समान चिकने कांच की छड़ के समान ये दिखाई देता है। अनुदैर्घ्य काट जो है वो नायलॉन के समान ही होता है। मजबूती की बात करें तो ये काफ़ी मजबूत रेशा होता है। टेरालिन का रेशा सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। घर्षण के प्रभाव के बारे में बात किया जाए तो इसकी मजबूती के कारण इस पर घर्षण का प्रभाव नहीं दिखाई देता। प्रत्यास्थता की बात किया जाए तो इसमें प्रत्यास्थता की कमी होती है और आसानी से ये चीज़ खींचता नहीं है। प्रतिस्पर्धा की बात किया जाए तो इसमें जो है ये होता है और कोडेल से टेरिलोन से ज़्यादा जो है इसमें प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। अवशोषक बात किया जाए तो इसमें इस विशेषता की कमी पाई जाती है। इसमें पानी वस्त्र की सतह पर ही रहता है और बड़े जल्दी सूख जाता है इस तरीके के कपड़े के। ताप संभावना क्षमता जो है ये उष्मा के कुचालक होते हैं। छोटे रेशों से बने होने के कारण पॉलिस्टर जो है वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है। चमक की बात किया जाए तो कृत्रिम रेशों को आवश्यकता अनुसार चमकीला, कम चमकीला ये सब बनाया जा सकता है। विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण की बात किया जाए तो यह नायलॉन की अपेक्षा भारी होता है और इसका विशिष्ट जो गुरुत्वाकर्षण है ये 1.22 से लेकर के 1.38 तक होता है। ताप का प्रभाव बताया जाए तो 440 डिग्री पर यह जल जाता है और प्रेस करने पर इसमें चिपक करके ये गल जाता है और ताप के कारण पिघलने भी लगता है। प्रकाश का जो है हानिकारक प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। सफाई के बारे में बात किया जाए तो दाग धब्बे, गंदगी जो है वो सतह पर रहते हैं इसलिए आसानी से साफ हो जाते हैं। तो ये सारी पॉलिस्टर की विशेषताएं हो गई। अगर इसकी हम रासायनिक विशेषताओं के बारे में बात करें कि इस पर अम्लों का क्या प्रभाव देखने को मिलता है, तो खनिज या कार्बनिक तंतु जो है वो अम्लों का हानिकारक प्रभाव नहीं है, किंतु तीव्र घोल के गर्म नुकसान कर सकता है और रेशे नष्ट हो सकते हैं अगर गर्म रूप में घोला जाए तो। क्षार के प्रभाव के बारे में बात किया जाए तो क्षार के हल्के घोल सामान्यतः तापक्रम पर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन अगर तीव्र घोल में गर्म करके रेशे पर डाला जाए तो रेशा नष्ट हो सकता है। फफूंदी के प्रभाव के बारे में बात किया जाए तो फफूंद रेशों के कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और कभी कभी रंग थोड़ा बहुत खराब हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं करता है। कीड़ों का प्रभाव के बारे में बात किया जाए तो विकसित रंग द्वारा इसको जो है रंगा जाता है। पसीने का कोई हानिकारक प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, इस कपड़े पर, पॉलिस्टर के कपड़े पर। तो ये था, हमने पॉलिस्टर के बारे में बात किया। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे अगले क्वेश्चन में, जिसमें हमें बात करना है किसके बारे में। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ आपके सामने दिख रहा है। ये क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन आपसे कि सिलाई मशीन की जो रख रखाव संबंधी जो चीज़ें हैं कि सिलाई मशीन को अच्छे तरीके से अगर रखना है तो किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। रख रखाव संबंधी ध्यान योग्य की जाने वाली चीज़ें क्या है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक सिलाई मशीन के लिए। तो देखो, सिलाई मशीन को सूखे और गर्म स्थान पर रखें। नम स्थलों में जो है व्याप्त सीलन का प्रभाव मशीन के पुर्जों में जंग लगा देता है। तो सबसे पहले सूखा और थोड़ा सा गर्म जगह होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि बरसात के दिनों में जब वर्षा हो रही हो और तेज हवाएं चल रही हो तो मशीन को खोले नहीं, ना ही सिलाई करें। ऐसी परिस्थिति में भी जंग लगने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तीसरी चीज़ कि यदि आप मकान की निचली मंजिल पर रहते हो
तो मशीन को नमी से बचाने के लिए विशेष सतर्कता बरतें। मशीन को लकड़ी के पटरे पर रखना ज़्यादा उचित होगा। जिन घरों में फर्श और धुलाई और पोंछने का काम प्रतिदिन होता है, वहाँ भी मशीनों को नमी से बचाने के लिए जो है निर्मित जो है लकड़ी के पटरे पर रखना आवश्यक है। नेक्स्ट चीज़ है, धूल मिट्टी से बचाने के लिए मशीन को हमेशा ढक करके रखना चाहिए। सिलाई प्रारंभ करने से पूर्व और पश्चात मशीन को साफ करें। सूखे और महीन कपड़े से पोंछना चाहिए। सिलाई करते समय यदि 5-10 मिनट के लिए किसी अन्य जगह पर उठ करके जाना पड़े तो स्टॉप स्क्रू को ढीला कर दें तथा मशीन को ढक दें। नेक्स्ट चीज़ है कि छोटे बच्चों को छेड़छाड़ करने से बचाएं मशीन को। जिन व्यक्तियों को सिलाई मशीन संबंधी जो सामान्य जानकारी नहीं है, उन्हें मशीन चलाने का अभ्यास ना हो, उनको मशीन ना दिया करें। नेक्स्ट चीज़ है, आपकी सिलाई मशीन करने के पश्चात सुई से धागा निकाल दें। साथ ही स्टॉप मोशन स्क्रू को ढीला कर दें तथा ड्राइविंग बेल्ट की जो ड्राइविंग व्हील है उसको व्हील से उतार दें। दबाव पद के नीचे 4 तह किया हुआ कोई रुमाल या पुराना कपड़ा दबा करके फीड डॉग को ढक दें। जो हत्था चालक को खोल करके सही जगह पर स्थिति पर रखें, अन्यथा मशीन का ढक्कन बंद नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ आप रख सकते हो ध्यान कि मशीन को के ढक्कन को बंद करते समय शीघ्रता न बरतें। इसे ठीक तरीके से भली भांत यथा स्थान जैसा होता है वैसे ही फिट करें। कपड़े के जो प्रकार के अनुरूप सुई का चुनाव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिलाई मशीन करते समय। जैसे कि कपड़े का प्रकार अगर अत्यधिक महीन है, वायल है, रेशम नायलान का है, टेरिलिन है, मलमल है या फिर आरगंडी है, सिफान है या पॉलिस्टर है, तो आपको 0 से 9 नंबर तक की सुई लगानी है। अगर माध्यमिक जो है मर्सराइज्ड है, क्रेप है, रेशमी है, पॉपलिन है या टेरी कॉटन है तो 11 से 14 नंबर की सुई लगाएंगे। अगर जो है तीसरा की मध्यम मोटा है, ड्रिल लॉग क्लॉथ है या फिर आपका काट सबुल है तो उसमें 14 से 16 नंबर यूज कर सकते हैं। अगर कपड़ा आपका मोटा है, मोटा मक्खन है, जीन है, पर्दे का कपड़ा है, जो है बेड कवर है तो उसमें 16 से 18 नंबर की सुई लगाएंगे। और मोटे कपड़े जैसे कि कैनवास आदि हैं तो उसमें 21 नंबर की सुई लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान रखते हुए अपने मशीन का यूज करेंगे तो मशीन आपकी काफ़ी बेहतर तरीके से चलेगी। अगला बात करते हैं चौथे चीज़ में बात किया गया है। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि मूल्य के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषता बताइए कि मूल्य क्या होता है, मूल्य की विशेषता क्या है, इस पर आपको बात करनी है। तो देखिए हम बात करते हैं मूल्य, जो वैल्यूज होते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यू। तो देखो प्रत्येक व्यक्ति का अपना कुछ मूल्य होता है, अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं जो उसके लिए बहुत महत्व रखती हैं कि हमारे जीवन में ये हमारे लिए वैल्यूज हैं और ये हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल होती हैं। और वैल्यूज व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी करता है कि हर व्यक्ति की वैल्यूज अलग हो सकती हैं। और क्योंकि जो है वैल्यूज से व्यक्ति का कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो एक व्यक्ति का अपने पर्सनल होता है, क्योंकि हम अपने पर्सनल वैल्यूज के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में क्या आकांक्षाएं रखता है, क्या अपेक्षाएं रखता है, इसका निर्धारण करने में मूल्य नियंत्रक का कार्य करते हैं। मूल्य जो है वो व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रित करते हैं और किसी व्यक्ति के व्यवहार से उसके मूल्यों को हम पहचान सकते हैं। इस पर विचार करते हुए मम्फोर्ड लिखते हैं कि मूल्यों का सृजन और संरक्षण मानव जीवन का एक मुख्य उद्देश्य है और यह भी सभ्यता को अर्थपूर्ण बनाते हैं। व्यक्ति के जीवन की सार्थकता इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप में भागीदारी होने लगती है। अनेक व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वो जीवन से क्या चाहते हैं। यदि वह अगर अपने मूल्यों को सही तरीके से परिभाषित कर पाते हैं तो उन्हें प्राप्त होने लगता है और वो सुखी हो जाते हैं कि उनके जीवन का मूल्य क्या है। मूल्य आपके सकारात्मक भी हो सकता है, मूल्य आपके लिए नकारात्मक भी हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मानव स्वभाव से सकारात्मक मूल्यों को अपनाता है और कुछ सामान्य मूल्य जो अधिकतर व्यक्तियों द्वारा अपनाए जाते हैं जैसे कि सच्चाई, ईमानदारी, मित्रता, ज्ञान, धर्म में आस्था, ये कुछ चीज़ें हैं जो लगभग सभी लोग अपनाते हैं। मूल्यों के जो है विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपना परिभाषा दिया हुआ, जैसे मम्फोर्ड के बारे में हमने अभी बात किया है। जो है फ्लेवेगलिंग कहते हैं कि प्रत्येक मूल्य जो है वो मानवीय है क्योंकि मानव द्वारा ही उनका निर्माण किया जाता है और उसका मूल्यांकन या उपभोग मानव के द्वारा ही किया जाता है। तो बेसिकली ये जो है मानवकृत ही है। माउस्टकस कहते हैं कि मूल्य व्यक्ति का जो है संगठित अथवा एकीकृत आयाम है और ये एक ऐसा गुण है जो जीवन के मूर्त क्षणों में व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करता है। तो मूल्य को इस तरह से परिभाषित किया गया है। अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें कि आखिर मूल्य होता क्या है, तो चूंकि मनुष्य की संपन्नता से प्रभावित होकर के मूल्यों को बनता है, समाज जैसी है उसी अनुसार व्यक्ति अपना मूल्य बनाता है, अतः हर व्यक्ति के जीवन मूल्य अलग अलग होते हैं।
किंतु उसके मूल्य की विशेषताएं कहीं ना कहीं एक जैसी होती हैं। जैसे कि मूल्य जिन व्यक्तियों के लिए होता है उनके लिए बहुत आवश्यक होता है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो वो बनाते ही नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति ने जिन मूल्यों को ग्रहण किया हो वो दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हो, कि हम अगर कुछ मानते हैं, हमारी कुछ वैल्यूज है, तो जरूरी नहीं है कि वह दूसरों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, पर यह जरूरी है कि वो जो ग्रहण कर रहा है, जो व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो चीज। दूसरी चीज है मूल्य ऐच्छिक होते हैं, यानी कि मूल्यों को मनुष्य अपनी इच्छा से ग्रहण करता है, इन्हें जबरदस्ती नहीं लादा जा सकता। लादे गए मूल्य मनुष्य में कुंठा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसको ऐच्छिक माना जाता है मूल्य को। मूल्य जो होता है ना वो संबंधित होता है, तीसरी विशेषता है ये मूल्य की, मूल्य संबंधित होता है। विभिन्न मूल्यों का आपस में जो है अनदेखा सा एक संबंध होता है। एक व्यक्ति विशेष के मूल्यों को आपस में संबंध होता है क्योंकि उसकी परिस्थितियां, सोचने का ढंग एक जैसा ही होता है। यह बात दूसरी है कि कुछ मूल्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ मूल्य थोड़े से जो है निगलेक्ट किया जा सकता है, थोड़ा सा उसमें कंप्रोमाइज किया जा सकता है। मूल्य जो है विकास में भी सहायक होते हैं। चूंकि मूल्य ऐच्छिक होते हैं, संतुष्टि देने वाले होते हैं, अतः ये मनुष्य के विकास के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, सहायक होते हैं। अगली चीज है मूल्यों का जो है मापन भी किया जा सकता है। मूल्य संतुष्टि देने वाले होते हैं क्योंकि जो चीज़ हम इच्छा करते हैं उसी के अनुसार अपने मूल्य बनाते हैं। मूल्यों की माप के लिए कोई तराजू नहीं है, बल्कि तराजू उससे मिलने वाली संतुष्टि है। अगर आपको अपने मूल्यों से संतुष्टि मिल रही है तो आपके मूल्य बेहतर हैं। मूल्य धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से हो सकते हैं, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है वो कि वो कौन से चीज़ को किस तरीके से अपनाता है। तो ये बेसिकली जो है एक व्यक्ति के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि संसाधन क्या है, संसाधनों के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको लगातार इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे एंड आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। उसके लिए हम लगातार इतने टाइम तक लगातार बोलना, इट टेक्स ए लॉट ऑफ एफर्ट, एक बहुत एफर्ट लगता है ये चीज़ें बनाने के लिए। इसको एडिट करना हो गया, अपलोड करना हो गया, टाइम पर प्रीमियर करना हो गया, आपके लिए लाइव आना हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत एफर्ट लगती है। तो अगर आपको पसंद आता हो तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों तक शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। इसकी संसाधन क्या है, इसके प्रकारों के बारे में वर्णन करो कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखो, जो संसाधन है ना, इसके बारे में समझने से पहले थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में समझो, घर के बारे में समझो कि जो गृह प्रबंध है वो परिवार में उपलब्ध साधनों को इस प्रकार से प्रयोग करके बनाया जाता है कि परिवार अपने जो निर्धारित मूल्य हैं, निर्धारित लक्ष्य हैं, उनको जल्दी से जल्दी क्या हो सके, प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग इस प्रकार से किया जाता है कि परिवार के जो प्रत्येक सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, ताकि परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच समायोजन बना रहे और परिवार में कलह तनाव का वातावरण उत्पन्न ना हो। अतः एक गृह प्रबंध को इस पारिवारिक साधनों की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है, जिससे कि वह इनका जो है आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सके। प्रत्येक व्यक्ति के पास अनेक चीजें साधन के रूप में होती हैं, संसाधन हमारे पास होते हैं। मनुष्य उन उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करने का प्रयास करता है और इन साधनों का उपयोग करके ही वो अपने लक्ष्य को की संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह योजना बनाता है, ताकि वांछित परिणाम जो वो चाहता है, जिस तरीके का परिणाम, उस तरीके का परिणाम आ सके। जो है दैनिक योजना में इसका निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विभिन्न साधनों का उपयोग जो है अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए करता है, व्यक्ति अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा सकता है। अब परिवार में जो है तमाम सारे कई सारे संसाधन हो सकते हैं, जैसे कि संसाधनों के टाइप्स में, प्रकारों में हम बात कर सकते हैं कि मानवीय साधन होते हैं, कुछ हमारे पास भौतिक साधन होते हैं। दो प्रकार का होता है, कुछ हमारे पास जो लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज है, और कुछ हमारे पास चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, वो वाली रिसोर्सेज हैं। तो जो मानवीय साधन है वो मानवीय साधन सीमित हैं, परंतु अभ्यास और ज्ञान से इसकी वृद्धि किया जा सकता है। मानवीय साधन के अंतर्गत परिवार के सदस्यों की कुछ विशेष या सामान्य योग्यताएं हैं, उनकी रुचियां हो गई, समाज में उनकी जो है योग्यताएं हो गई, वो कहीं ना कहीं चीज़ें आती हैं। इसमें कुछ मुख्य चीज़ें आती हैं, जैसे योग्यता आ गया कि आपके पास जो मानवीय साधन है उनकी योग्यताएं क्या है। योग्यता एक बहुत महत्वपूर्ण मानवीय साधन है। योग्य व्यक्ति ही कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सभी कार्यों के लिए योग्य नहीं होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, कैसा भी हो। कोई योग्यता जन्म से होती है तो कई योग्यताएं हम अपने एफर्ट के द्वारा, प्रयास के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो योग्यता कहीं ना कहीं एक संसाधन के रूप में एक व्यक्ति के जीवन में काम करती है। दूसरी चीज आता है आपका इंटरेस्ट, रुचि। रुचि होने पर कार्यकुशलता अपने आप बढ़ जाती है। आपको कोई काम करने में अच्छा लगता है, मजा आता है, तो आप उसमें एफर्ट और अच्छे तरीके से लगा पाएंगे, आपकी कार्यकुशलता अपने आप बढ़ जाएगी। रुचि की कमी होने पर जो है कार्य थोड़ा सा नीरस सा, बोरिंग सा लगने लगता है।
जो है थकान जल्दी हो जाता है, जैसे कि सिलाई में रुचि नहीं है, तो उसको साधन को आप जो है इसके अतिरिक्त समय का सदुपयोग कर सकते हैं और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अगर सिलाई में रुचि नहीं है तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तीसरी चीज आती है ज्ञान। आजकल बाजार में कई प्रकार के उपकरण व वस्तुएं उपलब्ध हैं। गृहिणी इन वस्तुओं का ज्ञान और उपयोग में लाने की जानकारी प्राप्त कर सकती है। प्रत्येक सदस्य के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए ज्ञान का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चीज आता है आपके पास स्किल्स। प्रत्येक व्यक्ति किसी काम में कुशल होता है और एक विशिष्ट कार्य को करने के योग्य होता है। अब जो गृहिणी है, जैसे वो खाना पकाने में कुशल है, लड़कियां बुनाई कढ़ाई में कुशल हैं, तो इसी तरीके से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चीज़ में कुशल है। तो उससे अगर वो काम लिया जाए तो गृह प्रबंधक जो है, अगर उसको पता है कि कौन किस चीज़ में बेटर है, तो उससे अगर वो काम लेना स्टार्ट करेगा तो काम में जो है अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मनोवृत्तियां हो गया, टाइम हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मानवीय साधन है जिसका उपयोग करके एक घर को और भी अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो हमने बताया, भौतिक साधन। भौतिक साधनों को प्राप्त किया जा सकता है जिन्हें हम देख सकते हैं, और ये सीमित होते हैं और ये आंतरिक नहीं होते हैं बल्कि सामने होते हैं, देखा जा सकता है इनको। भौतिक साधनों में आता है आपका पैसा, धन, मनी। धन का तात्पर्य विनिमय मूल्य से है। इससे संसार के लगभग सभी भौतिक साधनों को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें बचत, वेतन, लाभ, बैंक जमा, ब्याज दर, ये सारी चीजें सम्मिलित होकर के जो आपके पास पैसा आता है हर मंथ, वो आपका क्या होता है, धन। अगली चीज है आपकी भौतिक वस्तुएं। जैसे कि धन के विनिमय द्वारा हम भौतिक वस्तुएं प्राप्त करते हैं, जैसे परिवार की अन्य वस्तुएं, जैसे कि मकान हो गया, खाना हो गया, कपड़ा हो गया, फर्नीचर हो गया, घर में और सारी काम के लिए वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, इंडक्शन हो गया, चूल्हा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूज में आती हैं जिससे कि हम संसाधन के रूप में यूज कर सकते हैं। भौतिक वस्तुओं में जो है आपकी जो है सामुदायिक सुविधाएं होती हैं, इसके अंतर्गत वो सुविधाएं आती हैं जिसको परिवार समाज का अंग होने के कारण प्रयोग कर सकता है, जैसे कि लाइब्रेरी हो गया, विद्यालय हो गया, पार्क हो गया, अस्पताल हो गया, जो सामुदायिक होती हैं और वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए संसाधन की तरह काम कर रही होती हैं। तो ये है संसाधन, और संसाधन के टाइप्स के बारे में भी हमने आपसे बात कर लिया है। तो ये था हमारा जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप कह सकते हैं, सेक्शन नंबर बी कह सकते हैं, खंड खा कह सकते हैं। तो खंड का पर भी हमने डिस्कस कर लिया है आपका पूरा, खंड खा भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं खंड गा की तरफ, और जहां पर आपसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके लिए कम से कम आपको जो है किसी किसी यूनिवर्सिटी में 15 नंबर, कहीं पर 20 नंबर भी एक एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, एंड 5 में से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना रहता है, लेकिन हम आपको 5 के 5 क्वेश्चन दिखाएंगे, बताएंगे, और 5 क्वेश्चन का आपको आंसर के साथ पूरी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए। आपके कोई कमेंट है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताइएगा। शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने जो खंडगा का है वो कह रहा है आपसे कि रेयान की भौतिक रासायनिक विशेषताओं का वर्णन करो, कि रेयान की जो है भौतिक और रासायनिक विशेषताएं क्या है। तो देखो, रेयान अपने आप में एक रेशा है। अगर हम इसकी भौतिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो भौतिक विशेषताओं में नाम आता है आपका संगठन का। तो रेयान तंतु की जो मूल रचना होती है वो सेलुलोज पदार्थ के आधार पर होता है। दूसरी इसकी लंबाई। तो रेयान के जो रेशे होते हैं वो आवश्यकता अनुसार जितना चाहे उतना लंबा बनाया जा सकता है, क्योंकि रेयान जो है वो एक कृत्रिम रेशा है। हम बनाते हैं तो जितना लंबा चाहे उतना लंबा बनाया जा सकता है। लंबे रेशे चिकनी जो सतह होती है और छोटे रेशेदार में फुज्जीदार सतह वाले वस्त्र का निर्माण करते हैं। अगर हम इसकी प्रत्यास्था की बात करें, रेयान की जो भौतिक लुक है उसमें प्रत्यास्था आती है। तो रेयान को अलग अलग किस्मों में अलग अलग प्रकार से प्रत्याशित किया जा सकता है। मजबूती की बात किया जाए तो रेयान का जो रेशा है वो समस्त प्राकृतिक रेशों में कमजोर होता है। रेयान का जो रेशा है वो प्राकृतिक रेशों में सबसे कमजोर होता है, और रेयान में निर्बलता होते हुए भी इससे जो वस्त्र बनते हैं वो टिकाऊ होते हैं और काफ़ी कार्यक्षमता वाले होते हैं। प्रतिस्कंदता, यानी कि इस वस्त्रों में की प्रतिस्कंदता जो है वो ऊनी और रेशमी वस्त्रों की तुलना में कम होती है। कम मात्रा में प्रसारण करने पर और दबाने के पश्चात जो है वस्त्र अपनी पूर्वावस्था को ग्रहण कर लेते हैं। अगर हम इसकी सोखने की क्षमता के बारे में बात करें, अवशोषकता, तो पसीने का अवशोषित न कर सकने के कारण गर्मी में इससे बने वस्त्र जो है चिपचिपापन प्रतीत होते हैं। ताप संचालन की बात किया जाए तो रेयान ताप का अच्छा संवाहक है। इससे वस्त्र ठंडा रहता है, इसलिए गर्मियों में जो है इससे बने वस्त्र ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। अगला चीज़ है रगड़ का प्रभाव। तो रेयान के वस्त्र जो है वो रगड़ और घर्षण के कारण कमजोर पड़ जाते हैं और इनकी चमक भी कम हो जाती है। सूखे ताप का प्रभाव, यानी कि रेयान के जो तंतु हैं उस पर ताप के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और इन वस्त्रों पर कभी भी गर्म इस्त्री नहीं करनी चाहिए। रेयान की तंतु अत्यधिक ज्वलनशील भी होती है। धूप के प्रभाव के बारे में बात किया जाए तो रेयान के वस्त्र जो है निरंतर अत्यधिक धूप में पड़े रहने से क्षतिग्रस्त होकर के नष्ट भी हो सकते हैं।
तो ये था उसका भौतिक जो है विशेषताएं। अब अगर हम बात करें इसकी रासायनिक विशेषताओं की कि रेयान की रासायनिक विशेषताएं क्या है, तो रासायनिक विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो उसमें अम्ल का प्रयोग किया जाता है, क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो अम्लों का प्रभाव इस पर क्या देखने को मिलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया या फिर नाइट्रिक अम्ल हो गया, गंधक का अम्ल हो गया, जैसे जो अकार्बनिक अम्ल है इनके तंतु अथवा जो सांद्र घोल है उससे रेयान के रेशे जो है क्षतिग्रस्त होकर के नष्ट हो जाते हैं। जबकि जो कार्बनिक अम्ल है जैसे कि फॉर्मिक हो गया, एसिटिक अम्लों का जो है बिस्कोप रेयान या फिर इन पर जो है कोई हानिकारक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब हम जो टाइट वाले अम्ल होते हैं, HCl हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, गंधक हो गया, तो वो चीज़ें नष्ट कर सकती हैं इस चीज़ को। दूसरा चीज़ बात किया जाए अगर क्षार के प्रभाव का कि रेयान का जो कपड़ा होता है उस पर क्षार का क्या प्रभाव है, तो रेयान तंतुओं में क्षार के प्रति जो है सहनशीलता कपास और लीलन तंतुओं की अपेक्षा थोड़ी कम पाई जाती है। रंगों के प्रति इनकी सादृश्यता की बात किया जाए तो शीघ्रतापूर्वक इनके जो रंग होता है वो अवशोषित कर लेते हैं। ब्लीच का प्रभाव जो के बारे में बात किया जाए तो रेयान तंतु से निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो सोडियम और हाइपोक्लोराइड के तंतु घोल से ब्लीच किया जाना चाहिए। फफूंदी और कीड़ों के प्रभाव के बारे में बात किया जाए तो रेयान के वस्त्रों को गीली अवस्था में किसी सीलन या नमी वाले स्थान पर बंद करके रखने से इन वस्त्रों में फफूंदी सी लग जाती है। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं रेयान के जो है भौतिक और रासायनिक क्या है प्रभाव हैं। अब अगर बात किया जाए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, दूसरा क्वेश्चन जो आपको इसमें दिख रहा है, अगर इससे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या होता है, ड्राफ्टिंग का क्या अर्थ है, इसको स्पष्ट कीजिए और इसके जो विभिन्न उपकरण है उसके बारे में बात करूं। तो देखो, वस्त्रों को सिलाई करने से पहले उसका खाका बना लेना चाहिए। जैसे वस्त्र है उनको अगर सिलाई करने जा रहे हैं हम वस्त्रों को काट करके तो उनका खाका बना लेना चाहिए और इस खाके को ही ड्राफ्ट या खाका बनाने की प्रक्रिया जो है इसी को ड्राफ्टिंग कहते हैं कि मतलब पहले पूरा चिन्ह लगा लिया। ड्राफ्ट करना बनाना भी एक कला है और ड्राफ्ट बनाने से वस्त्र की माप को ड्राफ्ट बनाए जाने वाले कागज के आकार के अनुसार छोटा करना पड़ता है। इसके लिए जो है सेंटीमीटर में एक विशिष्ट पैमाना मान करके ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और तुरपन आदि को भी ड्राफ्ट बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए क्या क्या उपकरण लगते हैं ड्राफ्ट बनाने के लिए, ड्राफ्टिंग करने के लिए, तो एक कटिंग टेबल लगता है आपको, यानी कि कपड़े की कटाई के विभिन्न व्यवहार किया जाने वाला एक टेबल जो होता है उसको कटिंग टेबल कहते हैं, जिससे कि कपड़े की कटाई जिस पर अच्छे तरीके से हो सकती है, हर एक चीज़ की आवश्यकता जो पूरी हो जाए उसको कटिंग टेबल कहेंगे। रेखांकन के जो है निमित्त भी टेबल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखांकन कार्य जो है वो दीर्घ अभ्यास पर आधारित होता है कि आप रेखांकन कर सकोगे, कहाँ से आपको कपड़ों को कट करना है, कैसे आपको डिजाइन देना चाहते हैं, जो उस हिसाब से आप कैसे डिजाइन दे पाएंगे। घरेलू स्तर पर एक ही टेबल से दोनों काम किया जाता है। रेखांकन टेबल और कटिंग टेबल की बनावट जो है वो एक विशेष प्रकार की होती है। इसकी सतह चिकनी बिना जोड़ वाली होने चाहिए जिससे कि सीधी रेखाएं खींची जा सके, कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो सके। इसकी लंबाई कम से कम 5 फीट होनी चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति लगभग 5 फीट का होता है तो होनी चाहिए। जो पेंट, हाउस कोट, नाइटी जैसे कपड़े जो है लंबे कपड़े हैं उनको अच्छी तरीके से रेखांकित किया जा सके तो 5 फीट का टेबल होना चाहिए। रेखांकन टेबल की चौड़ाई जो है 2.5 से 3 फीट होनी चाहिए। रेखांकन टेबल की ऊंचाई जो है वो साधारण टेबल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है जिससे कि मतलब थोड़ा सा कम से कम सीने तक वो चीज़ पहुँच सके। इससे रेखांकन या कटाई करते समय झुकना नहीं पड़ता है। कटिंग या रेखांकन टेबल के नीचे दराज होने चाहिए जिससे कि सिलाई में प्रयुक्त होने वाले आवश्यक जो सामान है उनको मतलब एक तरीके का कह सकते हैं कि जो है एक खाका होना चाहिए। एक टेबल मतलब टेबल के नीचे भी एक सरमाइका या मतलब कुछ लगा होना चाहिए जिससे कि सामान रखने की जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत की वो वहाँ पर रखी जा सके। अगला चीज़ की ज़रूरत होती है ड्राफ्टिंग करते समय वो है रेखक। पहला हो गया कटिंग टेबल, दूसरा रेखक। सिलाई क्रिया के अंतर्गत रेखांकन में जो है निमित्त जो है व्यवहार किया जाने वाला एक रेखक 1 फुट का होता है। इस पर 12 इंच के जो है सूचक चित्र अंकित होते हैं और प्रत्येक इंच 8 विभागों में बटा हुआ होता है और ये विभाग मापक फीते के समकक्ष होती हैं। रेखक जो है लकड़ी, धातु या प्लास्टिक के बने होते हैं। रेखांकन करते समय इनकी सहायता से रेखाएं खींची जा सकती हैं। तीसरी चीज़ आती है आपका टेलर्स स्क्वायर या एल स्क्वायर। रेखांकन में टेलर्स स्क्वायर या एल जो स्क्वायर होता है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह अंग्रेजी की एल अक्षर की तरह होता है। जो है इसका जो एक हिस्सा होता है वो 12 और दूसरा हिस्सा 20 या 24 का होता है। समकोण खींचने में टेलर स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। कई बार पैजामा कट करना हो, कोट कट करना हो, पैंट कट करना हो तो इसका यूज किया जाता है। टेलरिंग कार्य भी इंपॉर्टेंट होता है ड्राफ्टिंग करने के लिए। सुंदर कटाई के निर्मित आकृतियों का सुंदर रेखांकन आवश्यक है और इसके लिए सही सूचक की रेखाएं आवश्यक हैं। सुंदर आकृतियां खींचने के लिए गृहिणी का जो है चित्रकारी जानना आवश्यक नहीं है। टेलरिंग कर्व द्वारा रेखांकन अत्यंत सहज हो जाता है। इसे फ्रेंच में कर्व भी कहते हैं।
टेलर्स को चौक चाहिए, जिससे चौक से वो अच्छी तरीके से निशान लगा सके। पिन और पिन कुशन चाहिए, जिससे कि कपड़े पर पिन कर सके, जिससे कि कपड़े इधर उधर ना जाएं। कार्बन पेपर की भी आवश्यकता होती है, नमूना उतारने के लिए कार्बन पेपर की ज़रूरत होती है कि आप एक नमूना बना ले रहे हैं और उस नमूने के हिसाब से कटिंग करना है आपको। मार्किंग हील या टेस्टिंग हील की भी ज़रूरत पड़ती है। भूरा कागज होना चाहिए, जिससे कि मतलब कि सिलाई के नमूने पहले बड़े भूरे कागज पर रेखांकित किया जाना चाहिए और नमूनों को बनाने के जो निर्मित बड़े भूरे कागजों का उपयोग करना चाहिए। और ये कागज अपेक्षाकृत थोड़े से मोटे होते हैं, जिससे कि शीघ्रता से फटते ना हों। कागज पर नमूने बनाने होने चाहिए। उसके बाद टेक्स्ट स्केल होनी चाहिए, यानी कि एक लकड़ी का प्लास्टिक का एक टेक्स्ट स्केल होना चाहिए, जिस पर सेंटीमीटर या मीटर वाले अंकित हों, जिससे कि चीज़ों को हम अच्छे तरीके से दिखा सकें, अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाएँ। तो ड्राफ्टिंग करने से पहले इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ड्राफ्टिंग के लिए ये सारे क्या हो गए, एक तरीके का उपकरण की तरह काम कर रहे होंगे। अब बात करते हैं हम इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने दिख रहा है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबंधन के तत्वों के बारे में बात करना है कि प्रबंधन के तत्व क्या क्या होते हैं और क्या क्या आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रबंध के तत्वों के रूप में जो आयोजन, नियंत्रण है और उसका मूल्यांकन है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो व्यवस्थापन प्रक्रिया के 3 स्पष्ट चरण निर्धारित किए गए हैं और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है और एक तरीके का मानसिक क्रिया भी है और इसको हम चरण के रूप में समझ सकते हैं कि प्रबंध करने के कौन कौन से चरण हैं। तो उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो इसमें चरण आता है आपका आयोजन। पहली चीज आती है कि आपको प्लानिंग करना होगा, कोई भी प्रबंध करना है, उसके तथ्यों में सबसे पहली चीज आती है आपका आयोजन। दूसरी चीज आती है आपका कि योजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण, चाहे वह स्वयं बनाई गई हो या दूसरे के द्वारा बनाया गया हो। तो दूसरी चीज आ गई नियंत्रण, आयोजन, नियंत्रण। तीसरी चीज आ गया उसका कि परिणामों का मूल्यांकन, जो भावी योजना के लिए आधार होता है। तो इस तरीके से ये 3 चीजें जो है प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक होते हैं। ये जो प्रक्रिया है उसको तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो इसके चरण जो है वो समय के क्रम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि योजना बनाया जाएगा भविष्य काल के लिए, जो कि क्रिया करने से पूर्व ही बनाई जाती है। और नियंत्रण का जो काल होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, वर्तमान काल में होता है, जो कि क्रिया करते समय ही बनाई जाएगी कि उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए। और मूल्यांकन कब होगा, भूतकाल का होगा, जो कि क्रिया करते समय की गई थी। तो मूल्यांकन भूतकाल का है, जो कि क्रिया करने के बाद हम उसको करते हैं। तो विभिन्न चरणों पर दिया जाने वाला जो बल है वो भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न तरह का होगा। प्रक्रिया एक वृत्त के समान होगी। किसी एक व्यवस्थापना क्रिया में जो है तृतीय चरण जो है वो प्रथम चरण पर प्रभाव डालता है। इसी प्रकार प्रथम चरण द्वितीय चरण पर, द्वितीय चरण तृतीय चरण पर प्रभाव डालता है और इस तरीके से एक सर्कल का निर्माण होता है। व्यवस्थापना की योजना पर नियंत्रण के चरण का एक विशिष्ट और जो है महत्वपूर्ण मानसिक क्रिया है और इसके जो विभिन्न चीजें हैं, विभिन्न पार्ट्स हैं, वो समन्वय किया जाता है और एक रूपता के साथ इसको जोड़ा जाता है। अब अगर हम इसके जो तीनों जो टॉपिक्स हैं, तीनों चीजें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए तो पहला जो हमने बात किया है आयोजन। सबसे पहली चीज आती है आपका आयोजन। तो आयोजन जो है ये व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण होता है। इसमें जो है अत्यधिक निर्णय लिए जाते हैं जो कि पारिवारिक क्रियाओं, साधनों, पारिवारिक मांगों के संदर्भ में होते हैं। योजना को लंबे समय तक जो है व्यवस्थापना का जो है पर्याप्त माना जाता है, पर्याय माना जाता है। और प्राचीन समय में भी गृहणी और गृहस्वामी जो है मौसम के हिसाब से अपना योजना बनाते थे कि किस किस तरीके से हमको क्या करना है। अब आयोजन पर कई सारे विद्वानों ने अपने विचार रखे हुए हैं। निकिल और डार्सी कहते हैं आयोजन को लेकर के कि आयोजन जो है वो व्यवस्थापना प्रक्रिया का पहला चरण है। इसके अंतर्गत निर्णयों की विस्तृत जो श्रेणी है वो तैयार होती है, जो कि पारिवारिक क्रियाओं, साधनों और परिवर्तित जो है पारिवारिक मांग है उसके संदर्भ में किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस चीज पर अपना विचार रखते हुए आयोजन पर कहते हैं कि आयोजन केवल कार्य सूची बना लेना ही नहीं होता है, बल्कि आयोजन एक बुद्धिमत्तापूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है कि कैसे कैसे करना है। केवल बस लिख दिया, बना लिया, ऐसा नहीं होता। क्या आप उसको पूरा कर पाओगे, ये आपने सोच करके वो चीज बनाई हुई हो। तो ये होता है आयोजन। दूसरा टॉपिक जो आता है नियंत्रण, इसके बारे में बात किया जाए तो व्यवस्थापन प्रक्रिया में नियंत्रण वह क्रिया है जो योजना को जो है क्रियान्वित करती है और संगठन को गति देती है। कई व्यक्ति ये मानते हैं कि इसमें योजना को ही क्रियान्वित किया जाता है, जबकि इसमें कई नए निर्णयों को लेने की भी जरूरत होती है। इसके विशेषज्ञ ही इसके चरण को भलीभांति समझ पाए हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गृहिणी इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखती है। योजना प्रक्रिया जो है कि विधि को जो है क्या करता है, स्थापित करता है, जो कि व्यवस्थापन भविष्य में क्रियान्वित करता है। और जिस प्रकार यह महत्वपूर्ण होता है कि
कहाँ जाना चाहता है, उसी प्रकार निर्धारित किया जाना भी जरूरी है कि इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। इसकी परिभाषा भी कई सारे विद्वानों ने नियंत्रण की परिभाषा भी दिया हुआ है। लुई ई एनन कहते हैं कि व्यवस्थापन नियंत्रण व्यवस्थापक का काम होता है। इसमें वो कार्य की प्रगति का मूल्यांकन और नियमन करता है और अनुमानित परिणामों का जो है वादा करता है। निकिल और डार्ची कहते हैं कि यह एक ऐसे यंत्र के समान है जो कि योजना को इंगित परिणामों तक पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। अब बात करें तीसरी चीज की, जो आता है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन जो है एक तरीके का व्यवस्थापन प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जो प्रक्रिया को पुनः चरण योजना अर्थात योजना की ओर ले जाता है। और यह जो व्यवस्थापना है, यह व्यवस्थापना के नियंत्रण आदि को अधिक उपयोगी बना देता है, किंतु योजना की अपेक्षा कम उपयोगी होता है। मतलब योजना बनाया गया, उस पर काम किया गया नियंत्रित तरीके से, अब उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, क्या हमने जो योजना बनाया था क्या हम उसी पर अच्छे तरीके से खरे उतर पाए या नहीं उतर पाए। ओके, इसको भी विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया हुआ है। ग्रास और कैंडल कहते हैं कि मूल्यांकन एक ऐसी तकनीकी है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणामों से अधिक संतोष प्राप्त करने में सहायता करती है। आपनहीन कहते हैं कि पूर्व में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप परीक्षा करने से किसी व्यक्ति को अपने भविष्य के व्यवहार में अधिक प्रभावपूर्ण निर्णय लेने के लिए सहायता मिलती है। मूल्यांकन के भी प्रकार होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष। सापेक्ष मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन के इस प्रकार में प्राप्त लक्ष्यों की तुलना किस आधार से किया गया है, अर्थात योजना की समाप्ति पर लक्ष्यों की प्राप्ति किससे हुई है, इसकी तुलनात्मक विवेचना की जाती है। जैसे कि गत योजना से प्राप्त लक्ष्य क्या था, कि पहले लक्ष्य क्या बनाया था, क्या हमने उतना प्राप्त किया या नहीं किया। परिवार द्वारा लक्ष्य और स्तर जो है वो कहलाता है आपका एक तरीके का क्या, सापेक्ष मूल्यांकन। दूसरा चीज है आपका निरपेक्ष मूल्यांकन। निरपेक्ष मूल्यांकन क्या होता है? निरपेक्ष मूल्यांकन में तुलना नहीं किया जाता है, बल्कि कार्य की समाप्ति पर सीधे ही इसकी सफलता का पता लगाया जाता है कि क्या ये चीज सफल हुआ या नहीं हुआ। मतलब कोई पहले से कुछ नहीं रखा गया है कि हाँ ऐसा होगा, बाद में क्या चीज हमने काम जो किया था क्या वो सफल हो पाया या नहीं हो पाया, बस इतना ही। अब अगर बात किया जाए कि आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, इनमें संबंध क्या है, तो देखो एक परिवार है, परिवार में प्रतिदिन व्यवस्थापन से संबंधित काम किया जाता है। पहले परिवार अपने लक्ष्यों का निर्धारित करता है। परिवार के सदस्य व्यक्तिगत रूप में या फिर सामूहिक रूप में कई संख्या में विभिन्न अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन जो प्राप्त करने हेतु जो दीर्घकालीन जो उनकी लक्ष्य है उनको प्राप्त करने हेतु योजना बनाते हैं। व्यवस्थापन प्रक्रिया के विभिन्न चरण अर्थात योजना, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन सामान्यतः क्या होता है, एक क्रम में चलते रहते हैं और इसके एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं सभी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। जैसे ही निर्णय लिया जाता है तो एक योजना बनाई जाती है, योजना पर क्या क्या है, कैसे कैसे करना है वो भी बनाया जाता है और बाद में फिर हम देखते हैं कि हमने जो काम किया क्या वो अच्छे तरीके से हो पाया या नहीं हो पाया। तो इस तरीके से हमको प्रबंध के तत्वों, मूल्यों का आयोजन किया जा सकता है। ओके, अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 4th नंबर का क्वेश्चन कि पारिवारिक साधनों के उपयोग के सिद्धांत और विशेषताओं का वर्णन करो। कि पारिवारिक जो साधन है उनके उपयोग का क्या सिद्धांत है, उनकी विशेषताएं क्या क्या है, इस चीज पर हमको बात करनी है 4th नंबर क्वेश्चन में। तो आइए अच्छे से समझते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। देखो प्रत्येक व्यक्ति या परिवार जो है वो साधनों का उचित उपयोग इस दृष्टि में करना चाहता है कि उससे क्या हो, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके कोई परिवार। इसीलिए वो कोई साधन रखता है, कोई भी चीज खरीदता है कि हाँ इससे मेरे परिवार अच्छे तरीके से, सुखी तरीके से रह सके। अब इसमें क्या होता है कि इस दृष्टि से साधनों का कुछ वो लक्ष्य निर्धारित करता है कि ये साधन जो है ये मेरे लिए किस तरीके से उपयोगी होंगे, उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। तो पहली चीज क्या करता है, लक्ष्य निर्धारित करता है। कि लक्ष्य निर्धारित करना साधनों के उपयोग का सबसे पहला काम है कि आपने कुछ टारगेट बना लिया कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। इस चीज से व्यक्ति अथवा परिवार अपने मूल्यों के संदर्भ में परिवार के सदस्यों की आवश्यकता अनुसार क्या करता है, लक्ष्य का निर्धारित करता है। फिर उसे प्राप्त करने की जो दिशा है उसमें साधनों का क्या करता है, उपयोग करता है। सेकंड क्या करता है, योजना बनाता है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसे कैसे प्राप्त किया जाएगा कि हमने टारगेट बना लिया कि हाँ हमको ये चाहिए इस चीज से, अब वो कैसे होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, तीसरी चीज कि साधनों को एकत्रित करना पड़ेगा। यानी कि योजना बनाने के बाद योजना के अनुरूप कौन कौन से साधन उसमें यूज कर रहे हैं उनको एकत्रित करना पड़ेगा। ना केवल भौतिक साधन बल्कि मानवीय साधनों को भी एकत्रित करना पड़ेगा कि ये जो काम है ये कौन करेगा, इसको डील कौन करेगा, क्योंकि मानव भी एक तरीके का साधन और बहुत इंपॉर्टेंट साधन है। अगला चीज है आपका साधनों को महत्व के क्रम में जो है अनुरूप में व्यवस्थित करना। यानी कि जो भी साधन है उनको एकत्रित करने के बाद उन्हें उनके महत्व के आधार पर कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कम इंपॉर्टेंट है उसके आधार पर क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा।
उसके बाद क्या होगा, निरीक्षण करना पड़ेगा कि योजना का निरीक्षण किया जाए कि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तो सभी साधनों का ठीक ठीक तरीके से उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, साधनों के उपयोग में कोई त्रुटि न रह जाए, इस तरीके से मतलब उसका क्या होगा, निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण होने के बाद क्या होगा, क्रियान्वयन होगा। संपूर्ण दृष्टियों में योजना जब एकदम उचित लगने लगेगी तो इसका क्या किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा, कि देखा जाएगा, काम किया जाएगा। फिर समायोजन किया जाएगा। यदि किसी कारण से साधनों के उपयोग द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई तो उनको ठीक करेंगे फिर से, और उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसको क्या करेंगे, फिर से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या होगा, मूल्यांकन किया जाएगा कि साधनों के उपयोग का अंतिम सिद्धांत होता है मूल्यांकन। इस चरण में संपूर्ण जो प्रक्रिया हुई है, क्रिया हुई है, उससे साधनों का जो उपयोग हुआ है उससे कितना संतोषजनक जो चीजें पाई गई हैं उस चीज का क्या किया जाएगा, उपयोग पता किया जाएगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पारिवारिक साधनों का एक सिद्धांत है, एक थ्योरी हो गया कि कैसे कैसे जो पारिवारिक साधन है उसका यूज करके हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं या उन साधनों का हम अच्छे तरीके से यूज करते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका विशेषताओं के बारे में बात करो। तो अगर हम साधनों की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसकी तमाम सारी विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे कि समस्त जो साधन होते हैं वो उपयोगी होते हैं। आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उपयोगी होती हैं। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उस चीज़ का किस तरीके से यूज करते हैं और कितना बेहतरीन उसका आप यूज कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है कि समस्त जो इसकी विशेषता है वो है कि साधन जो है वो विकसित किया जा सकता है, यानी कि साधनों का विकास मेहनत, बुद्धि और प्रयत्न करके किया जा सकता है। जैसे मेहनत करके अधिक से अधिक धन कमाया जा सकता है, जिससे तमाम सारी चीज़ें इकट्ठा की जा सकती हैं। एफर्ट लगा करके ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, मानवीय वृद्धि हो सकती है। तीसरी चीज़ है कि समस्त साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। जो साधन है आपके पास वो सीमित होते हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे एक मनुष्य है उसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। संख्यात्मक भी सीमाएँ होती हैं, जैसे कि भौतिक साधनों की सीमा भी होती है, जैसे धन हो गया, भौतिक सुविधाएं हो गई, उनकी भी अपनी एक सीमा होती है और एक सीमा तक ही हम उनके धन को हम गिन सकते हैं या उसकी एक सीमा तक ही व्यय कर सकते हैं। तो जैसे कि मात्रा संबंधी जो सीमा है उसका दूसरा उदाहरण ये ले सकते हैं कि समय की सीमा, जो कि एक दिन में 24 घंटे 1440 मिनट की जगह पर कई उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, तो वो उतना ही लिमिट रहेगा। गुणात्मक सीमा होती है। साधन आपस में जो है, जो भी साधन होते हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। साधनों का जो है वैकल्पिक उपयोग भी किया जा सकता है कि कौन से साधन का कब उपयोग करना है, कब किसका ज़्यादा उपयोग करने से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। साधनों का प्रतिस्थापन भी संभव है कि कब कौन सी जगह पर किसका यूज किया जाएगा। प्रबंध का जो साधन है उनके उपयोग पर प्रभाव पड़ता है। जीवन का स्तर, गुणवत्ता साधनों के द्वारा बढ़ता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं साधन की क्या है, एक विशेषता, और एक विशेषता के रूप में साधन का यूज किया जाता है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, जो कह रहा है आय क्या है और आय के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो। कि आय क्या होता है, इनकम। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में तो आ ही रहा होगा नाम से ही कि इनकम। तो वर्तमान युग में सर्वत्र अर्थव्यवस्था जो है वो क्रम विक्रय प्रणाली पर आधारित है, जिसमें विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा को प्रयोग किया जाता है। और आजकल जो सभी प्रकार की परिवार है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, संतुष्टि, आर्थिक क्रियाएं, सभी चीज़ों के लिए धन कमाया जा रहा है और मुद्रा की अनुपस्थिति में कोई भी आवश्यकता की पूर्ति संभव नहीं है। इसलिए परिवार में मुखिया और सदस्य सम्मिलित आर्थिक प्रयत्न करके क्या करते हैं, धन कमाना चाहते हैं, मुद्रा अर्जित करना चाहते हैं। उनको ही हम उस परिवार का आय कहते हैं, जो परिवार के सदस्य कहीं ना कहीं से मौद्रिक रूप में प्राप्त करते हैं। ओके, वो कहीं ना कहीं आय होता है। आय का अर्थ वस्तुतः उन समस्त सेवाओं के प्रवाह और लाभों से है जो कि परिवार एक निश्चित अवधि में क्या करता है, प्राप्त करता है। अब आय का आपका वार्षिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है, तिमाही भी हो सकता है, आपका साप्ताहिक भी होता है, डेली भी आय हो सकता है आपका। तो आय अपने आप में अलग अलग टाइप्स के भी हो सकते हैं और उसके अलावा उसके टाइप्स और भी तरीकों से अलग हो सकते हैं। इस पर अपना विचार रखते हुए आय पर जो है प्रोफेसर ग्रॉस और कैरेंडल कहते हैं कि पारिवारिक आय जो है वो मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं और संतोष का वो प्रवाह है जो व्यक्ति के अधिकार में आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के उत्तरदायित्व जो है उस उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। अब अगर हम आय के टाइप्स के बारे में बात करें तो आय के अपने आप में कई सारे टाइप्स हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। परिवार की आय में जो है मुखिया का वेतन भी सम्मिलित होता है, यदि परिवार के अन्य सदस्य भी कमाते हैं तो उनका धन भी सम्मिलित होता है। इसके अतिरिक्त अगर परिवार के पास अपना कोई घर है तो वो भी सम्मिलित होता है, बैंक या डाकघर में कोई जमा पूंजी है तो वो भी आती है। उसके अलावा जो है इस प्रकार मात्र रुपए पैसे ही नहीं बल्कि जो भी चीज़ें उस परिवार से रिलेट करती हैं वो भी आती हैं। विभिन्न प्रकार की नौकरियों में मिला हुआ, चाहे आवास हो, निवास हो, शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा, परिवहन, जो भी सुविधाएं निःशुल्क रूप में मिल रही हैं या शुल्क के रूप में मिल रही हैं, निःशुल्क रूप में मिल रहा है तो वो क्या है, वो भी आपकी एक आय है, आपने कमाया है, उस चीज़ को अर्न किया हुआ है। तो बेसिक रूप से अगर हम बात करें कि जो परिवार का आय है उसके 3 टाइप्स होते हैं अगर बेसिक रूप में बात किया जाए। पहला होता है आपका मौद्रिक आय।
मौद्रिक आय क्या होता है कि मौद्रिक आय जो है एक ऐसा आय है जो क्रय शक्ति के प्रवाह से होता है, जो मुद्रा के रूप में परिवार को एक निश्चित समय में मिलता है। यानी कि मौद्रिक आय क्या है कि वो एक ऐसा आय है जो कि पैसों के रूप में आपको मिलता है। आपने कहीं पर काम किया, आपको इतना रुपया मिल गया, तो वो जो मौद्रिक आय जो पैसों के रूप में आपने कोई सेल कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, जो पैसों के फॉर्म में, मुद्रा के फॉर्म में मिलता है, वो कहलाता है आपका मौद्रिक आय। इस प्रकार की जो मौद्रिक आय है उसमें दैनिक भी हो सकता है, साप्ताहिक, मानसिक, अर्धमानसिक भी हो सकता है, तमाम सारे। मौद्रिक आय के विभिन्न स्वरूपों में दुर्घटना से प्राप्त पैसा हो गया, ब्याज हो गया, उपहार, लॉटरी, बोनस, मजदूरी, वेतन, पेंशन, उपहार, किराया, ये सारी चीजें जहां से आपको मुद्रा के रूप में बेसिकली मिल जाए तो वो कहलाएगा आपका मौद्रिक आय। दूसरा होता है आपका वास्तविक आय। वास्तविक आय जो है वो खरीदी गई अथवा किसी अन्य जो विधि से अर्जित की हुई वस्तुओं और सेवाओं का वो प्रवाह है जो कि किसी एक परिवार को एक निश्चित समय अवधि में प्राप्त होता है। यह समय जो है दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक भी हो सकती है। तो इससे जो चीज़ें हैं इसको प्रोफेसर ग्राउस कैंडल ने कहा हुआ है कि वास्तविक आय जो है ये वस्तुओं और सेवाओं का वो प्रवाह है जो एक परिवार को एक निश्चित समय में उपयोग हेतु प्राप्त होता है। और इस आय को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक हो सकता है प्रत्यक्ष, एक हो सकता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष इनकम जो है इस प्रकार, इसका तात्पर्य उन वस्तुओं या सेवाओं से है जो कि एक परिवार को मुद्रा के द्वारा क्रय किए गए वस्तुओं हेतु प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए निवास के लिए निःशुल्क मकान मिलना, भूमि से अनाज उत्पन्न करना, घर की क्रियाओं को सदस्यों द्वारा करना और सार्वजनिक सेवाओं में लाभान्वित होना। यानी कि जो चीज़ें हम डायरेक्ट रूप में प्राप्त करते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर घर है, हमको घर का किराया नहीं देना पड़ रहा है, तो वो भी एक तरीके का हमारा आय ही हो गया ना। घर हमने ले लिया है, भूमि से हमें अनाज मिल जा रहा है, अनाज नहीं खरीदना पड़ रहा है, तो वो भी हमारे लिए एक आय का काम है। अप्रत्यक्ष आय क्या है? इसमें उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो कि मुद्रा के द्वारा संपन्न क्रय विक्रय या वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा ना मिली हो, जो है प्राप्त हुई हो। जैसे कि वास्तविक आय से क्रय किया गया रेडियो, टेलीविजन, मोटरसाइकिल जो आपने खरीद लिया है, जो कि आपको डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है कि वहां से आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आपके आय का एक सजीव उदाहरण है। तो स्पष्ट है कि मौद्रिक आय से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं और मुद्रा के बिना जो उपयोग है उसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ें आपको आ रही हैं तो वो कहलाएगा आपका जो है मौद्रिक आय। और इसके बाद जो एक तीसरा टाइप होता है आय का, वो तीसरा टाइप होता है आपका संतुष्टि। ये भी आपकी आय का एक स्रोत है और बहुत बड़ा स्रोत होता है आपकी आय का, कि आपको जो मिल रहा है, जितना आपको मिल रहा है किसी भी माध्यम से, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट है तो कोई भी आय आपके लिए बेहतर है, और अगर आप संतुष्ट नहीं है, चाहे आपके पास करोड़ रुपए डेली का आ रहा है, लेकिन अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो वो आय भी आपके लिए कम है। तो पारिवारिक आय का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि संतुष्टि आपके अंदर कितनी है। अब अगर हम आय के साधनों के बारे में बात करें कि एक परिवार के आय के साधन क्या हो सकते हैं, तो परिवार के आय के साधन बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे कि वेतन हो सकता है कि एक व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है और उसके बदले उसको मंथली, वीकली, डेली क्या हो रहा है, कुछ मुद्रा के रूप में पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, तो वो हो सकता है परिवार का आय। दूसरी चीज हो गई मजदूरी हो गया, कि श्रमिक अगर मजदूरी कर रहे हैं तो वहां से मिल रहा है। लाभ हो गया कि मान लिया कोई जोखिम उठा करके कोई आया हुआ है, जैसे कि लाभ कोई किसी चीज़ जगह पर आपने लगा दिया, किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से लाभ मिल रहा है। ब्याज, अगर आपने कोई पूंजी ले लिया है, मान लिया कहीं पर घर खरीद करके उसको भाड़े पर दे दिया है, उसको जो है रेंट पर दे दिया है, तो वहाँ से कुछ पैसा आता रहेगा। लगान या किराए के रूप में आता रहे। रॉयल्टी, जैसे कि आपने कोई पुस्तक लिख दिया, बुक लिख दिया, अब उस बुक का रॉयल्टी आपके पास आता रहेगा जब तक वो बुक पूरी लाइफ में बिकता रहेगा। या आपने कहीं पर सरकारी जगह पर काम किया हुआ है तो कर्मचारियों को उनके वेतन के अलावा कुछ भत्ता मिलता है, जैसे महंगाई भत्ता हो गया, प्रशिक्षण भत्ता हो गया, मकान भत्ता हो गया, नगर भत्ता हो गया, यात्रा भत्ता हो गया, इत्यादि जो है मिलते हैं चीज़ें। किंतु वेतन के अनुसार उनमें क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके आय के साधन हैं। तो आय के बारे में हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। तो ये थे हमारे जो दीर्घ उत्तरीय के 5 क्वेश्चन, हमने एक एक करके पूरा डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना मेरे दोस्त, लोगों तक पहुंचाओ यार। इतना एफर्ट लगा करके 1.5 घंटे 2 घंटे का पूरा क्लास आपको लाया जा रहा है कि आपके लिए उपयोगी हो सके, आप आ सकें, जुड़ सकें हमसे और आप अच्छे तरीके से उस पर वर्क कर सकें, आपकी एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से जा सकें। इसलिए हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं। तो प्लीज शेयर इट टू अदर्स, जिससे कि लोगों की हेल्प हो सके। और भी सब्जेक्ट्स का हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो डेली 7 बजे हमसे जरूर मिलिए। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।